तो कल हम लोगों ने जो पार्ट ए था जिसमें गवर्नमेंट के स्कीम्स थे, गवर्नमेंट के पॉलिसीज थे, सुन लो अब, जो गवर्नमेंट के कार्यक्रम थे, इन सब के बारे में बातें हम लोगों ने की। गवर्नमेंट ने कई सारे स्कीम्स, कई सारे प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च किए हैं, चाहे कर चुके हैं, चाहे आगे भविष्य में गवर्नमेंट करेगी। इन सब के बारे में हम लोगों ने कल बातें हम लोगों ने की थी। और उसमें जो कुछ बताया था मैंने कि सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारा इम्पोर्टेंट भी है, बहुत सारा आपके एग्जाम के लिए, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों के लिए है। सेकेंड पार्ट जो होता है आपका बजट का, हर साल, इस साल नहीं कि ये इस साल आया है सेकेंड पार्ट में ये चीजें, फर्स्ट पार्ट में ये चीजें, बल्कि हर साल सेकेंड पार्ट में टैक्स प्रपोजल्स होते हैं, कर के संबंध में बातें होती हैं, और जो क्या कहते हैं पार्ट ए में जो है स्कीम्स, पॉलिसी, प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं किस में किया है। इसमें जो है बेसिकली लास्ट में मैं यहाँ पे कुछ जो गवर्नमेंट ने ये दिए हैं फिगर्स वगैरह, इसको समझाऊंगा। लास्ट में कई सारे ये चार्ट वगैरह हैं जो समझाना है आप लोगों को, लेकिन इससे पहले जो है कुछ स्कीम्स वगैरह हैं, कुछ प्रपोजल्स वगैरह हैं जो गवर्नमेंट ने किया है, उसको समझ लेते हैं। इसमें उतना ज्यादा नहीं जितना कि पार्ट ए में था, कि पार्ट ए जो स्कीम्स होते हैं, इसलिए ये फैन ऑन कर दो, ये फैन ऑन कर, एक कोई दोनों खराब है, ये भी बनवा लो इसको, कोई बात, बन जाएगा, होता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब होते हैं, और जब ज्यादा चलता है गर्मियों में, काम करने वाले लोगों को गर्मी कम लगती है, और बिना काम के लोगों को गर्मी बहुत लगती है, भूख भी लगती है ना। तो पार्ट बी में कब है, लेकिन कुछ ऐसे टेक्निकल चीजें हैं जो आप लोग क्लास के समय नहीं कर पाए थे, उनको यहां पर एक बार फिर से कराया जाएगा। तो पार्ट बी में सबसे पहले बात किया गया है प्रत्यक्ष कर की, डायरेक्ट टैक्सेस की। हम सब लोग जानते हैं डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है या जिस संस्था पे लगाया जाता है, उसी को उसका भुगतान करना होता है। जैसे आयकर है, जैसे निगम कर है ना, ये सब कर ऐसे हैं। कैपिटल गेन टैक्स यानी पूंजी लाभ कर है, ये सब की क्लास में चर्चा हुई है, कि क्लास में आप पढ़ चुके हैं, तो उसको देखिएगा एक बार फिर से कि आयकर वगैरह क्या होते हैं, निगम कर क्या होते हैं, पूंजी लाभ कर क्या होते हैं, ये सारी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बताया था, लाभांश वितरण कर, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। तो वहां पे प्रत्यक्ष कर क्या होता है ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो प्रत्यक्ष कर में जो प्रपोजल्स किए गए हैं, जो सुधार किए गए हैं, जो परिवर्तन किए गए हैं, और खासकर अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली में किया गया है, देश के अंदर कम किया गया है, देश में ज्यादा अप्रत्यक्ष करों में किया गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कर में बड़ी चोरियां होती हैं। एक कंपनी दूसरे कंपनी को, एक तो हमने पढ़ा था पनामा पेपर्स, जो भारतीय लोगों के लिए पढ़ा था, हमने बताया था कि मॉरिशस से, सिंगापुर से ज्यादा पैसा क्यों आता था, यही बातें की थी हम लोगों ने। लेकिन यहाँ पे जानेंगे कैसे एक एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज कैसे कर की चोरी करती है, और उसके सरकार ने क्या क्या चीजें यहाँ पर किया है। तो प्रत्यक्ष कर में एक एक करके सब बातें, जो इंपॉर्टेंट बातें होता है उसको ज्यादा हम लोग ध्यान से करेंगे। पहला इसमें दिया गया है टीडीएस और टीसीएस को तर्कसंगत बनाना। अब इसमें से जो लोग टीडीएस नहीं जानते हैं और टीसीएस नहीं जानते हैं, चाहे क्लास में नहीं पढ़े हो और चाहे क्लास में समझ नहीं आया हो, तो उन लोगों को दोबारा एक बार पढ़ना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, टीडीएस क्या होता है। टीडीएस जनरली आप कहीं से भी कोई आय प्राप्त करते हैं, जैसे मुझे यहां से आय मिल रही है, और चाहे आप मकान मालिक हैं, किराया आपको मिल रहा है, तो जो देता है, मुझे यहाँ पे केजीएस देता है, जितने पैसे मुझे देता है, जो भी पैसे मुझे देता है, वो पैसे पर केजीएस एक टीडीएस काटेगा, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कहते हैं, यानी स्रोत पर कर का कटाव कहते हैं इसको कर में। जैसे जितना 1 लाख रुपया अगर मिलता है किसी व्यक्ति को, तो उस 1 लाख में से मान लो कि 10% ये टैक्स काट लेगा, यानी 10,000 रुपये जो है, जो व्यक्ति देता है वो 10 नहीं देगा, 1 लाख नहीं देगा, वो कितना देगा, 90,000 देगा, और 10,000 रुपये जमा कर देगा कहां पर, इस व्यक्ति के
पैन के नंबर में, पैन अकाउंट, परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है सरकार के पास होता है, वहां जमा हो जाएगा। और वो व्यक्ति यदि साल के आखिर में अपना इनकम टैक्स भरता है, आयकर रिटर्न जारी करता है, तो व्यक्ति क्या करेगा, बताएगा सरकार को कि मैंने इतना पैसा आपके पास पहले ही जमा कर दिया है या इन टैक्स दे दिया है। लेकिन यदि उस व्यक्ति को जो पैसा जमा है उससे कम टैक्स देना होता है तो क्या किया जाता है, तो उससे वो उतना पैसा टैक्स रिफंड के रूप में आ जाता है। जैसे मान लो कि पूरे महीने में, ये पूरे साल में 10-10 करते ऐसे करके वो मान लो कि 1,20,000 जमा कर दिया अपने पैन नंबर में, और जब साल के आखिर में उसने इनकम टैक्स भरा तो लगा कि नहीं, उसको तो 60,000 ही इनकम टैक्स पे करना है। तो ये क्या करेगी सरकार, जो उसको सरकार जो 60,000 रुपये वापस कर देगी। और अगर मान लो कि इसको 1,50,000 पे करना हो तो 30,000 उससे और ज्यादा पे करना पड़ेगा सरकार को। टीडीएस के बारे में बड़ी विस्तार से बातें हमने की थी, रिकॉर्डिंग भी होगा आपके पास, नोट्स में लिखा भी होगा, उसको पढ़ लेंगे। जिन लोगों को समझ नहीं है, 10% 20% लोगों को समझ होगा, वो जान जाएंगे। टीडीएस में भी कुछ सुधार किए गए हैं। और टीसीएस पे समझ लेते हैं पहले। यहाँ पर टीसीएस क्या बताया था, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। यानी इसमें क्या होता है, इसमें जब कोई आप इनकम देते हैं, और इसमें बताया था मैं टीसीएस में क्या होता है कि जब आप कोई चीज खरीदते हैं, आप जाके कहीं कच्चा माल खरीदते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, तो जिससे खरीदते हैं वो आपसे टैक्स ले लेगा और टैक्स जमा कर देगा आपके पैन नंबर में। वहां पे सेल्स पे है, यहाँ पे सेवाओं, टीडीएस बेसिकली सेवाओं पे होता है। टीडीएस आपको ब्याज वगैरह मिलेगा, उस पर भी कट जाएगा। अगर आपसे कहीं ब्याज की कमाई हो रही है उस पर कट जाएगा। लेकिन जब बिक्री होते हैं, भुगतान होते हैं, कहीं पर आप पेमेंट करते हैं, उसमें जिस व्यक्ति को पेमेंट करते हैं उस व्यक्ति आपसे टीसीएस काटेगा। या जो सेल्स कर रहा है, सेवाएं दे रहा है, चाहे कुछ भी दे रहा है, वो एक टीसीएस लेकर के आपको एक परसेंटेज, 10%, 5% जो भी है, हर सेवाओं के लिए, हर सेल के लिए, हर वस्तु के लिए अलग लिखवाया था मैंने कि अगर कोई कंपनी कच्चा माल खरीदती है और फिर उस कच्चे माल से आगे कोई वस्तु बनाती है, वहां पे टीसीएस नहीं लगेगा। ये टीसीएस में आपको लिखाया गया है बिक्री के ऊपर लगने वाला कर। इसे कहते हैं स्रोत के ऊपर, टैक्स कलेक्शन एट सेल्स नहीं है, स्रोत है ये। इसे कहते हैं, पूरा फॉर्म होता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, है ना, यानी स्रोत पर कर का संग्रह। ये यहां पे इसको लिख करके ज्यादा हम लोगों को समय अपना नहीं लगाना है, क्योंकि ये चीजें आप लोग पहले ही कर चुके हैं। और चूंकि रिवीजन नहीं की है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, रिवीजन करना ही पड़ेगा, 2 बार 4 बार 5 बार तभी जाके होगा। तो इस दोनों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो टीडीएस और टीसीएस यहां पे नहीं पढ़ना है, नहीं लिखना है, लेकिन परिवर्तन क्या क्या लिखा है, तर्कसंगत बनाना। इनको तर्कसंगत बनाया गया है, यानी और ज्यादा बेटर किया गया है। क्या किया गया है उसको याद नहीं करना है, लेकिन किया क्या गया इसमें, सॉरी, आज ब्लैक पे करते हैं। किया क्या गया, मान लो सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक हैं, इनको कहीं से अगर ब्याज वगैरह मिल रहा है तो इस पे कुछ छूट दिया गया है, 50,000 से 1,00,000 कर दिया गया है। ये सब आपको याद नहीं करना, ऑनेस्टली कर याद नहीं करना है कि कितना किसको छूट दिया गया, कितना किसको क्या दिया गया, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पर ये आप ध्यान रखिएगा कि वरिष्ठ नागरिकों को कई प्रकार के छूट दिए गए। मकान मालिक हैं, उनका क्या था कि 2,40,000 रुपए से बढ़ाकर 6,00,000 कर दिया गया है। मतलब अगर कोई मकान मालिक और किसी व्यक्ति से आय लेता है, आप अगर उसको देते हैं 10,000 का महीना, तो क्या करोगे, टीडीएस काट के देना है, 9,000 देना है, 1,000 उसके अकाउंट में जमा कर रहे हैं। अब कहां से आप करोगे, आप उतना जाके कहां जमा करोगे। तो पहले क्या था, किसी मकान मालिक को अगर 2,40,000 तक अगर उसको मिल रहा है क्या इनकम, तो उसको टीडीएस देना होता था। अब अपने मकान मालिक से पूछेंगे कि भाई आपको कितना टीडीएस मिलता है या कितना इनकम मिलता है, तो 2,00,000 रुपये, तो नहीं देना है। 2,40,000 तक पहले छूट था, 3,00,000 मिलता है तो आप उसको टीडीएस काट के देंगे। लेकिन इतना ईमानदार ना हो, नहीं, इतना ईमानदार हम है। हम लोग सोचते हैं कहां पेन में जमा करेंगे उसके, कि हमारा भी तो कैश है, हमारा कौन सा व्हाइट है, पापा भेजते होंगे, कैसे ज्यादा आता होगा, है ना, चेक से और डीडी से नहीं आता होगा। तो पहले 2,40,000 था, अब कर दिया गया 6,00,000 रुपए। यानी 6,00,000 तक किसी भी मकान मालिक को अगर किराए से पैसा मिलता है उस पर टीडीएस नहीं देना होगा। तो ये निश्चित तौर पर उसकी आय बढ़ेगी,
मध्यम वर्ग का इनकम हो गया, क्योंकि देश में बहुत सारे मकान मालिक होते हैं, देश में बहुत सारे क्रियादार हैं, तो ये सब काम किया। लेकिन ये सब चीज आपको जानना उतना आवश्यक नहीं। मेन क्या काम किया गया है, दो काम जो उसी काम में लगता है कि हम लोग को आधा एक घंटा लगेगा, क्योंकि नया कंसेप्ट है और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो टीडीएस और टीसीएस में दो काम पहला बता दिया मैंने कि वरिष्ठ नागरिकों के जो ब्याज मिलते हैं, पहले 50,000 था, अब 1 लाख कर दिया गया है, उस पर उसको टीडीएस नहीं देना है। और जो मकान मालिक है जिनको किराए से पैसा मिलता है, पहले 2,40,000 था, अब 6 लाख हो गया। ये आप लोगों का पीडीएफ आ जाएगा, आज आ जाएगा, क्योंकि कल से टाइप हो गया। तो निश्चित तौर पर क्या कहते हैं कि वो आपको मिल जाएगा, तो इस लिखने की आवश्यकता नहीं है। सर जादू का फल आप खा लिए हैं क्या? जो भी है लगाने तो क्या है। जी किस पर? आध्यात्मिक। मैं अपने आप पे ध्यान देता हूं और आप लोगों को भी यही कहता हूं, आपसे बेहतर आपके जीवन में कोई नहीं है, आपसे बेहतर कोई नहीं है। कल एक शिक्षक को भी खाने पर बोला मैं, क्यों खाते हैं सब इतना, है ना? तो मैं तो इसलिए कहता हूं कि आप लोग भी अभी जितना अपने आप को समय दोगे ना, हमारा समय तो कहीं और जा रहा है। नहीं मतलब फोन पे, बता रहा हूं यार, पहले क्यों चोर के दाढ़ी में तिनका, चोर के दाढ़ी में तिनका, कहीं और जाने का मतलब फोन पे, दोस्ती पे, ठीक है, सोचने पर। इसमें से बहुत सारे लोग, आपने कहा ना पहले ही ना कह दे, मैं आगे बोल रहा था ना, सोचने पर, दिन रात सोचे में, ख्यालों में, क्या होगा सर मेरा, कैसे होगा मेरा, क्यों सोचते हुए इतना समय पढ़ने पे दो ना। इसीलिए और मैं अपने आप पे समय देता हूं। मैं हूं तभी दुनिया है, मैंने तो कुछ नहीं है कि नहीं है? ध्यान रखना, आप हैं तभी दुनिया है, और आप ही अस्वस्थ हैं, सारा कमाऊं सब करूं और अस्वस्थ पड़ जाऊं, बीमार पर क्या फायदा उस कमाने का, उन चीजों का। इसलिए आदमी को खुद स्वस्थ रहना चाहिए। अच्छा, खाना मैं बार बार कहता हूं कि जितना कम खाओगे ना, उतना ही लंबे समय तक खाओगे, और जितना ही ज्यादा खाओगे ना, डॉक्टर बहुत जल्दी मना कर देगा, एक करेला की सब्जी और 2 रोटी खाया करो, है ना, और पानी और इस पे रहा करो। तो ये हम लोग उतना खाते हैं कि आखिरी खाना, इसलिए खाना इतना खाओ और सो इतना, सब चीज ठीक हो जाएगा। अब इसमें सबसे आ जाओ, अब थोड़ा सा हंस लिया, आ जाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक थोड़ा समझना है इसको। गवर्नमेंट ने इसमें एक स्कीम है उदारीकृत, ये मैंने अपने क्लास में नहीं बताया था आप लोगों को, उदारीकृत प्रेषण स्कीम। थोड़ा समझना है इसको, 15 मिनट टाइम लगेगा। उदारीकृत प्रेषण स्कीम, इस इंग्लिश में कहते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, शॉर्ट में इसको हम लोग LRS कहते हैं। रेमिटेंस सुना होगा आप लोगों ने, ये आरबीआई ने शुरू किया था स्कीम, ये मतलब गवर्नमेंट ही करेगी, लेकिन आरबीआई इस पर नजर रखती है। रेमिटेंस क्या होता है? जनरली हम जानते हैं कि जो विदेशों से पैसा आता है, लेकिन साथ साथ विदेशों को पैसा हम लोग देते भी हैं। हमने बात दिखाई थी एक बार जब पढ़ाया था BOP, वहां बताया था हमने एक तरफा हस्तांतरण, याद है ना, कि यहाँ के लोग विदेशों में जाके पढ़ाई करते हैं तो पैसा देते हैं, यहाँ के लोग जाके विदेशों में शिक्षा अर्जित करते हैं तो पैसा देते हैं, घूमने जाते हैं पैसा देते हैं, और वहां के लोग यहाँ आते हैं तो पैसा देते हैं। उन सब चीज को हम रेमिटेंसेस कहते हैं, हिंदी में प्रेषण कहते हैं। आना ही नहीं जाना भी, जाना ही नहीं आना भी, है ना, दोनों होता है रेमिटेंसेस में, दोनों चीजें होंगी, पैसे जाएंगे भी और पैसे आएंगे भी। तो ये क्या किया इस बार सरकार ने, इसमें कुछ चीजें परिवर्तित की है। अब ये है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। रेमिटेंस की सीमा जो है ये 7 लाख से कर दिया गया है 10 लाख तक। अब ये 7 लाख 10 लाख है क्या, और रेमिटेंसेज आखिर यहाँ पे है क्या, इसको एक बार थोड़ा समझ लेते हैं तो ज्यादा आपको
आता है। ये टीसीएस, इसके जो बात कर रहा था मैं कि ये टीसीएस में तर्कसंगत बनाया गया है, तो टीसीएस के श्रेणी में ही उदारीकृत पेंशन स्कीम की बात की गई है। उदारीकृत पेंशन स्कीम है क्या? इसकी शुरुआत जो है ये 2004 में शुरू किया गया। इसमें मतलब कर लगाना, ये 2004 में ये शुरू किया गया, आरबीआई को शुरू किया था। उस समय क्या कहा गया था कि नहीं, 2004 में नहीं, 2023-24 में, ये तो है पहले से हमारे पास। 2023-24 में इस पर टैक्स लगाया गया था और इसको 2004 में शुरू किया गया था। तो शुरू करने की बात मत समझो, लेकिन है क्या ये तो जानो। यहां पर ये है क्या कि जब भी कोई इंडियन आदमी इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, कोई कंपनी कोई संस्था नहीं, अगर आप विदेशों में पैसा भेजते हैं, कोई आपका परिवार का आदमी पढ़ रहा है विदेशों में, कोई बीमारी के इलाज के लिए गया है, यानी यहां से विदेशों में पैसा अगर भेजते हैं तो क्या उसके लिए कोई नियम कानून है? हमने पढ़ा था बीओपी में, ध्यान देना पहले यहां पे थोड़ा सा, तब बाद में लिखना। बीओपी में दो चीजें होती हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। ठीक है, चालू खाता में फिर तीन चीजें बताई थी मैंने, वस्तु, सेवा और एक तरफा हस्तांतरण, याद है? और पूंजी खाता में बताया था मैंने कि संपत्तियों का क्रय विक्रय, लोन देना, लोन लेना, ये सब चीजें बताई थी पूंजी खाता में मैंने। अब वस्तु खाता में, वस्तु में क्या होता है कि आप आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपने वस्तु खरीदा विदेशों से, पैसा दिया, या वस्तु बेचा, पैसा लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन सेवा में क्या होता है, जब सेवाओं का आयात करते हैं तो सेवाओं का आयात कई तरीके से होता है। सेवाओं का आयात कैसे होता है? कोई विदेशी आदमी इंडिया में आके काम करता है, जैसे अभी आईपीएल में लोग मैच खेल रहे हैं, तो उनको हम पैसा देते हैं ना, वो सेवाओं का आयात हो गया। और दूसरा हो गया क्या कि हमारे लोग विदेशों में शिक्षा अर्जित करने जाते हैं, इलाज कराने जाते हैं, घूमने जाते हैं, वहां पैसा खर्चा करते हैं। और यहां पे पूंजी खाता में हम लोग विदेशों में कोई संपत्ति खरीदते हैं। ठीक है, तो आरबीआई कहता है कि जब भी आप विदेशों से जा करके, या विदेशों में कोई आपका परिजन है, उसको अगर पैसा भेजते हैं यहां से, या कोई विदेशों में संपत्ति खरीदते हैं, ये सारे प्रेषण की श्रेणी में आएंगे। पैसा यहां से गया, पैसा यहां भी गया निर्यात आयात में, लेकिन उसको नहीं लेते हैं। यहां पे जब सेवाओं के सेंस में या कोई वस्तु खरीदने का दो ही मेल नहीं होता है, या तो आप सेवा कोई लेते हैं विदेश से, इलाज में, शिक्षा में, कहीं पर, या आप कोई विदेशों में संपत्ति खरीदते हैं। तो इसमें 2004 में कहा गया कि ये यूएस डॉलर 25,000 तक ही आप बेच सकते हैं। यूएस डॉलर 25,000 तक ही आप यहां से भेज सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे बढ़ के क्या किया गया, आज की तारीख में यूएस डॉलर 2,50,000 रुपए तक बिना आरबीआई की अनुमति के आप भेज सकते हैं। यानी आप पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर विदेशों में पैसा भेजना हो तो एक वित्तीय वर्ष में आप, एक फाइनेंशियल ईयर में आप 2,50,000 रुपए तक भेज सकते हैं। इस पर आरबीआई से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। किस लिए? अपने कोई परिजन आपका पढ़ रहा हो वहां पर, उसको पैसा भेज रहे हैं, या आप घूमने जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं पैसा। ये नहीं कि यहां से 10 करोड़ रुपया लेके चले जाए, आप इसको 80 से मल्टीप्लाई करो, जितना कैसा है उतना रुपया में हो जाएगा। यानी एक वित्तीय वर्ष में कोई भी भारतीय व्यक्ति, संस्था की बात नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ व्यक्ति के लिए होता है, ध्यान रखिएगा, व्यक्ति के लिए। और नाबालिग भी इसमें भेज सकता है। नाबालिग भी अपने माता पिता या अपने किसी परिजन को यहां से विदेश पैसा भेज सकता है। यह प्रक्रिया बनाई गई है। यानी जब भी आप विदेशों में पैसा भेजते हैं तो अपनी मन मुताबिक नहीं भेज सकते हैं, उसके नियम बनाए गए हैं उसमें, क्योंकि यहां से पैसा वहां जा रहा है। तो 2,50,000 डॉलर तक, यूएस डॉलर तक पैसा विदेशों में एक वित्तीय वर्ष में भेज सकते हैं। और ऐसा नहीं कि एक ही बार में भेजना है, कभी 10,000 डॉलर, कभी 20,000 डॉलर, कभी 50,000 डॉलर। अधिकतम सीमा जो है 2,50,000 डॉलर है एक वित्तीय वर्ष में। कोई व्यक्ति, संस्था कहीं नहीं, संस्था तो आयात निर्यात करेगी, संस्था अलग बात हो गई। अगर मैं वहां दुबई में जाकर कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूं, आप जाके दुबई में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप जाके कहीं पढ़ाई करते हैं, आप जाके कोई इलाज कराते हैं,
उन चीजों के लिए आप 2,50,000 तक ही डॉलर तक ही विदेशों में पैसा एक वित्तीय दे सकते हैं। कोई व्यक्ति कर सकता है, कोई नाबालिग भी होता है। ऐसे लोग बहुत सारे अमीर लोग जो है नाबालिगों के नाम पर वहां प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो ये किया जा सकता है। इसे ही कहते हैं हम लोग उदार। इसमें जो 25,000 से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक आ गया, और इसमें आरबीआई कहता है कि आप इतना कर सकते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं उदारीकृत प्रेषण स्कीम। यानी कि ये लगातार इसके नियम कानून चीजें जो हैं वो क्या किया जाता है, सरल किया जाए, ताकि लोग यहां से, क्योंकि विदेशों से पैसा आता भी है। हाँ, आप निवेश करते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को क्या कहेंगे, एफडीआई यहां नहीं कहेंगे। जब पैसा आता है, सुनो, विदेशी निवेश जो है, हमने बताया था आप लोगों को बहुत सारा कि विदेशी निवेश जो है कई टाइप के होते हैं, बताया था ना। इसमें मैंने कहा था कि दो चीजें होती हैं, निवेश जाता भी है और निवेश आता भी है। तो आता है, अगर विदेशी निवेश आता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एफडीआई कहेंगे। लेकिन अगर विदेशी निवेश जाता है तो अगर प्रत्यक्ष है तो ओडीआई कहेंगे, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी ओवरसीज में कर रहे हैं, विदेशों में जाकर कर रहे हैं। और अगर ओपीआई है, अप्रत्यक्ष है, यानी पोर्टफोलियो वाला है, जो कि शेयर मार्केट वगैरह में होता है, उसे हम लोग ओपीआई कहते हैं, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हो ना। एक तो पोर्टफोलियो समझते ही हो, विदेशी निवेश समझते ही हो, लेकिन विदेशी निवेश अगर आया तो जनरली एफडीआई कहा जाता है, और अगर गया तो ओडीआई का, तो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो अगर ये भी आप करते हैं ना, अगर आप ओडीआई या ओपीआई भी करते हैं, तब भी उसकी सीमा क्या है, 2,50,000 यूएस डॉलर तक ही है। इससे ज्यादा का निवेश अगर व्यक्ति है, संस्था अलग बात हो गई, फिर ये संस्थाओं के लिए नहीं है, एक कॉर्पोरेट के लिए नहीं है, ये इन्वेस्टर्स के लिए, एक व्यक्ति के लिए है। उसमें नाबालिग भी आ सकता है, पुरुष भी आएगा, महिला भी आएगा। यानी उदारीकृत प्रेषण स्कीम क्या है कि भारतीय व्यक्ति विदेशों में पैसा लेके जाता है या यहां से पैसा वहां किसी काम के लिए भेजता है, चाहे वो कोई संपत्ति खरीदना हो और चाहे कोई सेवा लेना हो, उसकी एक सीमा है जो कि उदारीकृत किया गया आरबीआई द्वारा, लिबरलाइज है। यानी पहले 25,000 से लेकर के ये 2.5 लाख तक कर दिया गया। अब इसमें क्या कहा गया है कि हाँ, आप मान लें विदेशों में खाता खोलते हैं, अकाउंट खोलना है, बहुत लोग रखते हैं पैसा, तो इसी प्रक्रिया के तहत तो पैसा वहां जाएगा। ठीक है। अब इसमें किया गया है कि अगर आप पैसा यहां से भेजते हैं तो पहले क्या था कि 7 लाख रुपए तक आपको टीसीएस नहीं देना था। इस पे भी टीसीएस है। टीसीएस सिर्फ सेल्स पे नहीं है, बल्कि अगर यहां से कोई आदमी पैसा भेज रहा है 50 लाख रुपए, तो उसको एक टीसीएस का अमाउंट यहीं पर ले लेना होगा और उस जिसके लिए भेज रहा है उसके नाम पर अकाउंट में जमा कर देना होगा। तो पहले 7 लाख तक छूट था, टीसीएस पर 7 लाख तक छूट था। इस बजट में 10 लाख तक छूट कर दिया गया है। यानी आप इंडिया से विदेशों में 10 लाख रुपए तक भेजते हैं तो आपको छूट है। अगर 10 लाख से ज्यादा भेजेंगे तो आपको टीसीएस काटना पड़ेगा। 10 लाख में से 10% या 5% या 20% कर दिया गया है, उतना काट करके जमा करना पड़ेगा अकाउंट में। समझ में आई बात कुछ। लेकिन इसमें कुछ चीजों को छूट दिया गया है कि उन चीजों को नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो उदारीकृत प्रेषण स्कीम क्या है कि भारत से विदेशों में पैसा भेजने का एक उदारीकृत तरीका है कि यहां से कोई व्यक्ति विदेशों में पैसा आसानी से भेज सके, चाहे वो निवेश के रूप में, चाहे वो संपत्ति खरीदने के रूप में, और चाहे वो पढ़ाई के रूप में, चाहे इलाज के रूप में। यानी यहां से जब भी आप पैसा भेजेंगे तो आपकी तहकीकात उसमें की जाएगी। और अगर 2.5 लाख डॉलर तक है तो आरबीआई से अनुमति नहीं लेना है, 2.5 लाख डॉलर से ज्यादा है तो आरबीआई से अनुमति लेना है। ये एक वित्तीय वर्ष के लिए है, चाहे एक बार में भेजें चाहे 100 बार में भेजें, कोई अंतर नहीं है। लेकिन 2.5 लाख डॉलर से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसमें नाबालिग भी शामिल हो सकता है, नाबालिग भी दे सकता है, नाबालिग भी इसको जमा कर सकते हैं, उपयोग कर सकता है। और निश्चित तौर पर ये कॉर्पोरेट हाउस, कोई पार्टनरशिप फर्म, कोई कंपनी, उनके लिए नहीं है, ये इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए है। ठीक है। और इसके बाद बताया मैंने, अब इस पे अगर जो भेजते थे पहले तो 7 लाख पर टीसीएस लगता था, अब 10 लाख तक कर दिया गया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसमें आप जानेंगे कि अगर आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, अगर आप शिक्षा के लिए जा रहे हैं,
मान लीजिए कि आप, इसमें डाउट होगा तो पूछो, तो क्लैरिटी है, डाउट होगा पूछ लेना मेरे से। अब मान लीजिए कि आपका बच्चा पढ़ रहा है विदेश में, अमेरिका में, और उसमें आपने लोन लिया है, आपने 50 लाख का लोन लिया, होता है एजुकेशन लोन, उच्च शिक्षा के लिए लोन होता है। आपने लोन लिया विदेश किसी बैंक से और उस पैसे को भेज रहे हैं, उस पर टीसीएस नहीं देना है, समझ रहे हैं? अगर आपने लोन लिया यानी एलआरएस पर आपका टीसीएस है, कोई पूछे एलआरएस क्या है तो समझा देंगे, इस पे टीसीएस क्या है, तो जो भी पैसा भेजेंगे उस पे आपको लोन देना और टीसीएस काटना है। तो अगर आपने बैंक से एजुकेशन लोन लिया, एजुकेशन लोन लेके पैसा भेजते हैं तो 0 टीसीएस है, ठीक है? 50 लाख 10 लाख तो फ्री है सब किसी का, लेकिन 10 लाख ज्यादा आप लोन लेके भेजते हैं तो आपका फ्री है, तब भी फ्री है एजुकेशन के लिए। लेकिन अगर अपना पैसा ओन मनी भेजते हैं, अपना मनी अगर भेजते हैं एजुकेशन के लिए, आपके पास पैसा है एजुकेशन के लिए, तो उस पर 5% है। यानी अगर 10 लाख से ज्यादा, अगर 25 लाख 30 लाख अपने बच्चे की पढ़ाई पर एक साल में खर्चा करते हैं तो 5% सरकार को आपको टीसीएस जमा करना है। और बाकी लोगों के लिए अलग अलग रेट है। बाकी लोगों के लिए ये अब कर दिया गया है 20%, अब कर दिया गया 20%, यही बजट में चेंज किया गया है, 20% कर दिया गया है कि कोई भी इंडियन व्यक्ति अगर 10 लाख से ज्यादा अगर पैसा विदेशों में भेजता है तो उसको 20% क्या करना होगा, टीसीएस काटना होगा, टीसीएस काटना होगा, सरकार को जमा करना होगा। समझ में आई बात? अब कोई डाउट अगर आ रहा है एलआरएस में तो आप पूछ सकते हैं जी। किसमें? हाँ, 2.5 लाख आप भेज रहे हैं, मान लो रुपये में बोलो ना, मान लो 1 करोड़ भेज रहे हैं। हाँ 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 हाँ, अगर आपने पढ़ाई के लिए दिया है तो 5%, पढ़ाई भी है कि 10 लाख से ज्यादा होगा तो ज्यादा कट जाएगा, कटेरिया है, उतना आपको परसेंटेज याद नहीं रखना है। लेकिन 1 करोड़ भेजना है तो 20 लाख काट करके 80 लाख ही भेजेंगे आप। ये अगर 1 करोड़ 20 लाख भेजेंगे तब आप 20 लाख भेजे का रख लेंगे, 1 करोड़ भेजे। आप इवन जा रहे हैं अमेरिका घूमने, अमेरिका घूमे 1 करोड़ रुपए लेके जाना है आपको, तो आपको 1 करोड़ लेके जाना है तो 20 लाख देना है सरकार को पहले, आप 80 लाख ही लेके जा सकते हैं। अगर 1 करोड़ लेके जाना है तो आपको 1 करोड़ 20 लाख लेना पड़ेगा, उसमें से 20 लाख देना पड़ेगा, 20% उतना बाकी लेके जाएंगे आप। ये है रूल। क्या उधार क्या हुआ? उधार यही हुआ ना कि पहले उधार ये है कि अब ले जा सकते हैं, उधार ये है कि ले जा सकते हैं। उधारीकृत पेंशन प्रणाली जो पहले 25,000 तक लिमिट था, उससे पहले लिमिट था ही नहीं, अब ले नहीं सकते हैं, आरबीआई से अनुमति लेना था। अब अगर $2.5 लाख तक आप भेजते हैं, लेते हैं, तो आरबीआई को बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। हमने पढ़ा था ऑटोमेटिक रूट, लिबरलाइज रूट, उसमें तो यही था कि आप निवेश लाएंगे तो बताने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर भी पहले 25,000 था, अब किसी को बुर्ज खलीफा में खरीदना है तो आरबीआई से रिक्वेस्ट करते रहेगा, लेकिन अब कर दिएगा $2.5 लाख तक ये उदारीकृत हो गया कि आपको पैसे की इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं देना है। जी बोलिए, इधर कोई पूछ रहा था, इधर कोई पूछ रहा था, बोलो बोलो, पीछे वाले कुछ। नहीं नहीं नहीं, SC ST OBC भाई जो विदेश जाता है ना, वो SC ST OBC वो अमीर आदमी जाएगा, और जो प्रॉपर्टी खरीदना होगा इतना सरकार बेवकूफ नहीं है। वो आप यहाँ पे लोन ले रहे हैं, अगर बैंक से कुछ कर तो वहां मिल जाएगा आपको सुविधा है, जो आप देंगे, जो आप भेजेंगे वहां पर। नहीं, एजुकेशन पे तो 0 है, अगर लोन लिया है तब बैंक से लोन लेके भेजा है तो 0 देना पड़ेगा। लेकिन अगर अपना पैसा भेजेंगे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए तो उसमें आपको 5% ही देना है, ठीक है? लेकिन उसमें भी सीमा बता दिया गया है कि 1 करोड़ 2 करोड़ पे जाएंगे तो ज्यादा बढ़ा जाते हैं, उतना डेटा आपको नहीं जानना। जी 10 लाख, 10 लाख इंडियन से रुपये में बोला हूं, ये US डॉलर में है। ये कहा गया कि
10 लाख तक रुपया अगर विदेशों में भेजते हैं तो आपको रुपया, डॉलर नहीं, रुपया भेजते हैं तो आपको टीसीएस काटने की जरूरत नहीं है। 10 लाख से ज्यादा भेजते हैं तो एजुकेशन के लिए है तो क्या है, और पर्सनल है तो क्या है, मकान खरीदने के लिए क्या है, वो बनाया गया। ये इस पे नहीं है, ये वस्तुओं के आयात निर्यात पर नहीं होगा। वहां तो आयात निर्यात हो रहा है, सिर्फ जो है सेवाओं के सेंस में है और मकान खरीदने के सेंस में है, निवेश करने के सेंस में। बैंक वेंचर्स भाई, ठीक है, समझ में आ गई। LRS, बाकी इसमें नोट्स में ये तो नहीं लिखा हूं, लेकिन बाकी पढ़ोगे तो और ज्यादा चीजें क्लियर आ जाएगी। सेकंड है स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना। अनुपालन, ये इसमें कुछ है नहीं, ये कॉम्प्लायंस। ये क्या होता है कि जो भी, इसके बाद को था, इसी के अंदर है ये, जो भी लोग हैं वो अपनी मर्जी से जो भी टैक्स की प्रक्रियाएं हैं उसका पालन करें। अपने देश में तो यही है ना कि अब सरकार के डर के चलते हम लोग, मैं बार बार एग्जाम्पल, सरकार के डर के चलते हेलमेट लगाते हैं हम लोग, सरकार के डर के चलते हम सीट बेल्ट पहनते हैं, सरकार के डर के चलते हम लोग मास्क पहनते हैं। उसी प्रकार कर देने में भी लोग सरकार के डर के चलते देते हैं, अपनी स्वेच्छा से नहीं देते हैं, अपनी स्वेच्छा से नहीं देते हैं। तो सरकार करेगी, प्रोत्साहित करेंगे। अब पता है आयकर अगर भरते हैं ना आप लोग, कोई भी आदमी आयकर भरता है तो सरकार जो है प्रोत्साहन में क्या भेजती है, एक बैज भेजती है, आपकी ईमेल में एक आपको बैज भेजती है कि आप अपने प्रोफाइल पे लगाइए, आप अपने उस पे लगाइए कि आपने टैक्स पे किया है, ताकि आपका इमेज बढ़ेगा तो लोग आपसे प्रोत्साहित होंगे। देखो सरकार ने इसको एक बैनर भेजा है, बैज भेजा है लगाने के लिए, तो आप भी उससे लोग को, तो कंप्लायंस को लिए जो लोग वॉलंटरली जो है अपनी स्वेच्छा से कर का भुगतान करें, न कि दबाव पे। और यही तो आप लोगों को कहता हूं, स्वेच्छा से पढ़ाई करें, स्वेच्छा से काम करें। वो नहीं जग पाता है, जगता है फिर खत्म हो जाता है। कुछ लोग बड़े उत्साह से क्लास की शुरुआत किए थे, शुरुआत में 3 दिन 4 दिन 5 दिन क्लास लिए बड़े उत्साह के, उसके उत्साह ही मर गया उनके किन्हीं कारण से, चाहे एग्जाम की प्रधान हो, चाहे शारीरिक स्थिति हो, बीमारी हो, और चाहे चाहे पारिवारिक स्थिति हो, कई कारण होते हैं, उसके लोग क्लास ही नहीं लेते। कभी कभार आ गए, कभी कभार ले लिए, कभी कभार कर लिए। तो ऐसे ऐसे क्या है कि ऐसे आप तो 2 साल 3 साल 4 साल लगे रहेंगे, आपकी सफलताएं जो है वो नहीं मिल पाएगी, और आपको लगेगा कि मैं समय अपना वेस्ट कर दिया। क्योंकि आपके पास कितना उपलब्ध है टाइम, आपके पास कितना ज्ञान है, इससे यूपीएससी को कोई मतलब नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, समस्या आपके साथ है, समस्या यूपीएससी के पास साथ नहीं है। क्योंकि यूपीएससी आके आपसे घर से बात नहीं करेगा कि आपके घर में प्रॉब्लम थी, आपके घर में ये था, आप बीमार थे, तो चलिए आपको छूट देते, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपको प्रकृति ने अगर किसी SC ST OBC में पैदा किया या दिव्यांग पैदा किया है तो आपको मिल जाएगा छूट। बाकी आप मेहनत में कहीं नहीं है कि हमारे घर में ट्रेजेडी होगा तब नहीं बन पाए या हमें। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अगर समय दे रहे हैं तो जी जान से दे, नहीं तो न दें। ये पहली बार भी कह दिया था मैंने, और अपने दोस्तों को समझाना यही बात कि इस एग्जाम की तैयारी करें, तपस्या है ये, 3-4 महीने जी जान से लगाना है, जी जान से 3-4 साल, सॉरी 3-4 साल। और अगर नहीं लगा सकते हो, और अगर नहीं लगा सकते हो तो इसमें अपना ऊर्जा खत्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसी के अंदर है अनुपालन बोझ को कम करना। इसमें क्या कर गया ये हिंदी आ गया यहां पर, पढ़े। ठीक है, अनुपालन बोझ क्या होता है कि इसमें जो टैक्स देने के बाद होती है, धर्मार्थ संस्थाओं की बात की गई है। धर्मार्थ संस्थाएं, ट्रस्ट,
आदि। हमने टैक्स में पढ़ा था कि कई संस्थाओं को छूट दिया गया है ना। ट्रस्ट वगैरह को क्या किया था, छूट दिया था ना कि टैक्स नहीं पे करना है। जैसे कृषि आय पर कर के बारे में बहुत छूट दी गई है, वैसे ही इन लोगों को कहा गया है, 3 लोगों को कहा गया है कि आप अगर कुछ कर का, इसमें कहा गया है कि 5 वर्ष से 10 वर्ष जो पुरानी संस्थाएं हैं, जो पंजीकृत संस्थाएं हैं, 5 से 10 वर्ष कर दिया गया है, उन संस्थाओं को आपको कर में छूट दी गई है। ये कितना दिया गया इसके पास डेटा नहीं है मेरे पास, लेकिन अनुपालन बोझ में कोई व्यक्ति के लिए नहीं किया गया। और क्या किया गया वहां पर, अभी लास्ट में करेंगे जब हम लोग, इनकम टैक्स में छूट दिया गया है। इनकम टैक्स है ना कि 12 लाख तक इनकम टैक्स नहीं, बड़ा कंफ्यूजन है। अभी बनाऊंगा चार्ट तो समझाऊंगा आप लोगों को। बहुत लोग समझते हैं कि 4 लाख से 8 लाख तक तो 5% है, 8 लाख से 12 लाख पर 10% है, तो फिर सरकार कहती है कि 12 लाख तक टैक्स है ही नहीं। तो कैसे है, तो उस पर समझेंगे। अभी मेरे पास है टेबल उसका, अभी समझाऊंगा। तो ये बेसिकली धर्मार्थ संस्थाओं को कर से मुक्ति दी गई है कि कुछ कर की दरें उनकी कम कर दी गई है, जिससे कि वो और ज्यादा समाज में कल्याणकारी कार्यों को कर सके। पुरानी संस्था की बात की, 5 से 10 वर्ष, पहले 5 वर्ष से संस्था पुरानी होती थी पंजीकृत, अब 10 वर्ष पुरानी संस्थाओं को, जो पंजीकृत 10 वर्ष पहले हुई है, उन संस्थाओं के लिए दिया गया है। उनको कर में छूट दे दी गई है कि वो कर का भुगतान उतना नहीं करने की आवश्यकता उनको नहीं है। तो इस पे बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है, क्योंकि ये आपके टेक्निकल नहीं है। इसमें फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जानना है, सेफ हार्बर वगैरह। व्यवसाय करने की सुगमता, ये भी अंतर्राष्ट्रीय कराधान से संबंधित है। जैसे ये था, जैसे ये क्या था जो हमने अभी पढ़ा था, ये अंतर्राष्ट्रीय कर है। ये अंतर्राष्ट्रीय मतलब किसी अन्य देश में आप भुगतान कर रहे हैं, किसी अन्य देश से आप ले रहे हैं, तो आपको ये चीजें देने में भुगतान में है। यानी कि ये जो टॉपिक है, ये इंटरनेशनल टैक्सेशन का टॉपिक माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कराधान, ठीक है ना। और ये जो टॉपिक अगला आएगा वो भी अंतर्राष्ट्रीय कराधान से संबंधित है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये जो किया गया है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय किसी व्यवसाय के लिए ये किया गया है। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीजें समझना है आप लोगों को। इसमें एक टर्म है आर्म्स लेंथ मूल्य निर्धारण। इसमें एक टर्म्स है आर्म्स लेंथ मूल्य निर्धारण। ये सब पूछ सकता है एग्जाम में, इस साल या अगले साल कभी भी। इंग्लिश में कहते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस डिटर्मिनेशन। टॉपिक क्या है, व्यवसाय करने की सुगमता। एक तो हम लोग सुने होंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह, कि व्यवसाय करने के लिए कई मानक होते हैं जो विश्व में निकालता था। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए कुछ चीजें की गई है। ये बेसिकली जो करप्शन है बहुराष्ट्रीय कंपनियों में, एमएनसी में, उसके लिए किया गया। इसमें एक और किया गया है सेफ हार्बर। सेफ हार्बर का भी स्कीम लाया गया है, सेफ हार्बर। इन दोनों टर्मों को यहां पे हम लोग समझना पड़ेगा। मेनली ये समझ जाएंगे तो बाकी कुछ और समझ जाएंगे। सेफ हार्बर, सुरक्षित बंदरगाह। वो बंदरगाह लेकिन है नहीं, वो अभी समझाता हूं। बंदरगाह ये मत समझिए कि वो बंदरगाह वो है कि जो पहले समझते हैं कि आर्म्स लेंथ मूल्य निर्धारण होता क्या है। आर्म्स लेंथ प्राइस डिटर्मिनेशन, एएलपी कहते हैं इसको। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अब देखो, मान लो कि एक कंपनी है यूएस में, और उसी का एक, एप्पल को मान लो, उसी का एक कंपनी है इंडिया में, ब्रांच ऑफिस है। इसकी एक कंपनी है कोई, और इसी का बीओ जो है
वो इंडिया में है। अब इंडिया में मान लो एक कंपनी जो है 100 रुपये, 100 ही मान लो, 100 रुपये प्रॉफिट कमाती है, सॉरी 100 रुपये इसका टर्नओवर है। टर्नओवर समझते हैं, कुल बिक्री। तो इसको टैक्स किस पे देना होगा? इंडिया में इसका 100 रुपये टर्नओवर है तो इसको कर भी देना होगा। तो टर्नओवर में से हम क्या करते हैं, खर्चा मान लो इसका 30 रुपये एक्सपेंसेस है, ये काट लो, तो 70 रुपये पर इस कंपनी को क्या देना होगा? इंडिया में कॉर्पोरेशन टैक्स देना होगा। और मान लो वो 30% है तो इस कंपनी को कितना देना होगा? 21 रुपीज जो है वो टैक्स के रूप में देना होगा। सब कोई जानते हैं कि ये सब कॉर्पोरेशन टैक्स पढ़ा भी है, निगम कर पढ़ा भी है। अब यहां पे कंसेप्ट आता है ट्रांसफर पेमेंट का। अब होता क्या है कि ये कंपनी जो है इंडिया में जो ब्रांच ऑफिस है, यूएसए कंपनी से, मान लो मोबाइल कंपनी है ये, तो यूएसए से वो बहुत सारी चीज खरीदती होगी, बहुत सारी चीज खरीदती होगी। तो मान लो कि इस कंपनी ने, मान लो आज बहुत आ रहा है कि मोबाइल बैटरी खरीदा, मोबाइल बैटरी खरीदा। अब ये देखो यहां खेल क्या होता है। अब मोबाइल बैटरी की मार्केट में प्राइस जो है वो मान लो कि 10 रुपये है, 10 रुपये है, लेकिन चूंकि कंपनी दोनों एक ही है तो इसने कहा कि नहीं, ये 10 का नहीं, ये बैटरी हम तुमको 20 का इनवॉइस बना करके, बिल बना करके दे रहे हैं। समझ रहे हो क्या हो रहा है कि 10 का उसका एक्चुअल प्राइस है, लेकिन वो 20 अपनी कंपनी है ना। अब मान लो केजीएस का हमसे सेटिंग हो जाए, किसी फैकल्टी से सेटिंग हो जाए कि सर आपको हम दे रहे हैं जो भी है 10,000 रुपये और आपको हम दिखा रहे हैं 1,00,000 रुपये और 90,000 में हम लोग बांट लेते हैं, कुछ हमारा टैक्स बच जाए, खर्चा बढ़ेगा, टैक्स बच जाएगा। तो ये 10 का बैटरी, चूंकि कंपनी वही है, ये बाहर किसी कंपनी को 10 रुपये में बेचता है बैटरी, क्योंकि बाहर में प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, लेकिन अपने कंपनी को ये 20 रुपये में बेच दिया, अपनी कंपनी को 20 रुपये में बेच दिया। अब जैसे ही 20 में आया, इसका क्या होगा? खर्चा इसका 20 बढ़ जाएगा, और 20 बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट से कितना हो जाएगा? अब 50 हो जाएगा, और 50 हो जाएगा तो 30% के हिसाब से ये सिर्फ 15 रुपये टैक्स देगा और 6 रुपये बच गया इसको। यहां पे 21 दे रहा था, अब 15 दे रहा था। इसी को रोकने के लिए आर्म लेंथ प्राइसिंग शुरू किया गया। आर्म लेंथ प्राइसिंग कि आपका जो आप सामान जो बेच रहे हैं अपनी कंपनी को आपको देखना पड़ेगा, आप दिखाइए हमें कि मार्केट में बैटरी, लिथियम बैटरी कितने में मिलती है, आपने कैसे बेच दिया, और आप दूसरे कंपनी को कितने में बेचते हैं। तो सरकार जो आयकर विभाग है, ये सब आयकर धाराएं हैं, 92A भी मेरे ख्याल में है, ये 92A है, 92B है, कुछ ऐसा ही है, ये सब बताई गई है कि अगर आप अपने आप बैटरी दिखाइए इनवॉइस अपना, अपने क्योंकि बाकी तो 20 में लेगा नहीं, बाकी क्यों लेगा 20 में बैटरी, क्योंकि मार्केट में उसको 10 में मिल रहा है। तो वो कंपनी बाकियों को 10 रुपये में बेच रही है, नहीं बेच रही है, तभी मार्केट प्राइस 10 रुपये उसका है, लेकिन आपको यहां पर 20 रुपये में दिखा रहा है, क्योंकि वो दिखाना कागज पर है ना, बैटरी तो सस्ती है, और यहां के 20 रुपये के मिलने से इसका खर्चा क्या होगा? बढ़ गया, और खर्चा जब बढ़ गया तो इसका प्रॉफिट कम देना होगा, और 6 रुपये प्रॉफिट मार लिया जाता है। इसीलिए सरकार ने कहा है कि नहीं, अब अंतर्राष्ट्रीय कराधान में हम लोग लेन देन के मामलों में आर्म्स लेंथ मूल्य निर्धारण की बात करेंगे, इसका बात करेंगे। ये क्या होता है कि या तो इसमें 2 क्राइटेरिया हो गए, या तो बाजार कीमत देखा जाएगा, बाजार कीमत देखा जाएगा, या उस कंपनी द्वारा, उस कंपनी द्वारा उसी वस्तु को किसी अन्य को बेचे गए का मूल्य। समझ रहे हैं? ये सब अंतर्राष्ट्रीय कराधान में बहुत ज्यादा जो है घाल मिल चलता था। हमने पढ़ा था वो पहले क्या, पनामा पेपर्स वगैरह, अब हम लोग ये भी आज जान गए।
ये कहता है कि आर्म लेंथ मूल्य निर्धारण क्या कहता है कि मूल्य का निर्धारण आपके संबंधों पे तय नहीं हो सकता है, बल्कि मूल्य का निर्धारण किस पे तय होगा? बाजार मूल्य पर। कम चाहे ज्यादा, कहीं कम भी बेचा जाता है। इंडिया की कंपनी मॉरिशस में है तो वहां उल्टा पुल्टा कर लेते हैं। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां करों की चोरी के लिए जो उपाय हथकंडे अपनाती थी, उनको रोकने के लिए आर्म लेंथ मूल्य निर्धारण लाया गया। और इस बजट में चर्चा है, तो कभी भी इस पर, या जब विदेशी व्यापार के संदर्भ में मुख्य परीक्षा में कुछ क्वेश्चन आता है वहां भी चर्चा कर सकते हैं, या प्रीलिम्स में आता है कि क्या है, किससे संबंधित है, तो इतना चर्चा आपको पहुंचे। तो यही कहता हूं मैं, अगली बार जब आएगा बजट, उस समय भी आपको इन चीजों को देखना होगा कि ऐसे कोई भी कंसेप्ट, ऐसे कोई भी सिद्धांत अगर रहते हैं तो भले ही आप उसको ना पता हो, लेकिन उसको आप सर्च करके कहीं पर नेट पर, कहीं पर चैट जीपीटी पर उनके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। और उससे क्या है कि आपको बहुत सी चीजें अवेलेबल भी हैं आप लोगों के लिए, जो कि फायदा होगा। अब इसी को, इसमें जो विवाद हो रहा है, इसी विवाद को रोकने के लिए, इसी विवाद को कम करने के लिए सरकार ने स्कीम शुरू किया था, सेफ हार्बर। अंतर्राष्ट्रीय देशी मामले के नहीं। अब मान लो कि ये विवाद हो गया, यहां पे कहा एप्पल ने कि नहीं भाई हमने तो सही बेचा है, अब वो विवाद होगा, उसके लिए प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी, कोर्ट में मामला जाएगा। तो उस मामले में देरी ना हो, उसी देरी को सुलझाने के लिए सरकार जो है विदेशी कंपनियों के एमएससी को कुछ छूट देती है। और उसमें प्रावधान, ये इनकम टैक्स की धारा जो है 1961 इनकम टैक्स एक्ट है, उसके अंतर्गत 92C मेरे ख्याल में, या 92B है, इतना आपको जानना नहीं है, जो सीए वगैरह करते हैं को जानना होता है। तो इसके धाराएं हैं जो कि छूट देता है कि किसी विवादों को निपटारा के लिए, जो अगर प्राइस आर्म्स लेंथ मूल्य निर्धारण में कोई विवाद होते हैं, उन विवादों को निपटारे के लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई गई है उसे सेफ हार्बर कहा जाता है। यानी सेफ हार्बर मतलब, अब कोई कंपनियां क्या करेगी, इंडिया में व्यवसाय ही नहीं करेगी कि थोड़ा सा प्राइसिंग का डिस्प्यूट हुआ क्योंकि आपके यहां सस्ता है, अमेरिका में महंगा है भी हो सकता है, तो आपने बाजार कीमत देखा, हमारे यहाँ बैटरी तो 10 की मिल रही है, अमेरिका में महंगाई ज्यादा है तो वहां गएगा तो 20 मिल रहा है। अब विवाद हो गया, विवाद के चलते क्या हो गया, कंपनी का काम रुक गया। इसलिए सरकार ने कहा है कि इसका विस्तार किया बजट में कि हम कोई भी अगर मूल्य निर्धारण में कोई समस्याएं आती है तो सेफ हार्बर की नीति के द्वारा, ये क्या है, एक संग्रह है कुछ सुधारों का, कुछ सुझावों का, कुछ रियायतों का, कुछ चीजों का, जिसके द्वारा कंपनी को रियायत दिया जाता है। ठीक है, सेफ हार्बर नियम कहा जाता है इसको। ये 2-3 ही कंसेप्ट जो थे इसमें महत्वपूर्ण थे, बाकी फिर इनकम टैक्स आएगा वहां होगा। अब अगला हेडिंग है रोजगार एवं निवेश। 10 बार आ चुका है रोजगार एवं निवेश। कराधान के द्वारा भी रोजगार और निवेश को ठीक किया जा रहा है, यानी कराधान में से चीजें की जा रही है। अब इसके लिए सब पॉइंट से हमको पढ़ लेना है, इसमें कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण स्कीमों की निश्चितता, यानी इंडिया में जो कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाती है, अब देखो ना, इंडिया मोबाइल का सबसे दूसरा चौथा कई बार बढ़ता रहता है, अगर दूसरा सेकंड है ना, सबसे ज्यादा निर्यात कर मोबाइल हम बहुत ज्यादा निर्यात कर रहे हैं। तो सरकार इनमें संभावनाओं को देखी है। हम लोग आयातक भी हैं, कई बार हम आयात भी करते हैं और कई बार हम लोग निर्यात भी करते हैं। निर्यात को बेहतर करने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक स्कीमों पर, अभी सब इसकी रूपरेखा आई नहीं है, और इसके लिए हम लोग एक पर्ची पढ़ दूं आप लोगों का। वाई आर वी लेस एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक इन दिस क्लास ड्यू टू फॉलोइंग रीजन: continued 2 classes without food, materials not procured at right times. भाई 10:30 से 11 बजे तक आपको समय मिलता है तो फूड ले सकते हैं, ठीक है ना। इसमें पहले भी तो क्लास आपकी, मेरी क्लास 3 घंटे 3.5 घंटे चलती थी, है ना, याद नहीं मिलता है। फिर
वो सब सब बहाने हैं। इसमें क्या है कि थोड़ा आप लिखो नहीं रहे हैं, लिखवा नहीं रहा हूं, तो आप थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जा रहे हैं, ठीक है। और ऐसी कोई बात नहीं है, अगर समझेंगे। और ये लगता है कि इससे बहुत सारी चीजें एग्जाम में नहीं भी आ सकती, निगेटिविटी मन में आ जाती है, लेकिन ये मान के चलिए एनर्जेटिक आप कम है, मैं कम नहीं हूं। मैं उतना ही एनर्जेटिक हूं जितना पहले था, और इतना ही रहूंगा 5 साल बाद भी जो क्लास में मिलूंगा तो। और उसमें भी आप यही कहेंगे, पूरा विश्वास है मुझे कि सर आप जादू कुछ करते हो क्या, है ना। तो जादू नहीं है, ये है कि मैं सोचता हूं, और आप लोग कई बार आप लोग सोचिए उस बात को कि आपका 2 कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये सोचो, मैंने सोचा कि भाई एक दिन निकल गया, आज का दिहाड़ी बन गया, मजदूरी बन गया, उतना क्रेडिटेड हो जाएगा, महीना पूरे गया तो मोटिवेट रहता हूं। आप लोग सोचते हो कि, इसलिए कहते हैं कई बार कि एग्जाम का जल्दी दो, एग्जाम दोगे तो ऐसा आपको लगेगा कि तैयारी कर रहे हैं। अब जिन लोगों को 28-29 में देना है एग्जाम, वो क्लास में सो जाते हैं, क्या फायदा। तो अगर उनको सोना था तो 50,000 लाख रुपए खर्चा करके क्यों सोना है, घर पे ही सोना है। एग्जाम जब लगता है कि हमको देना है 27-28 में, तो भाई यहां आके क्यों सो रहे हो। क्योंकि आप जान रहे हो कि जिसका 21 साल एज हो गया है, वो भी 28 साल तक, 30 साल तक, 32 साल तक तैयारी करके भी नहीं हुआ। यानी प्रतिस्पर्धा, बहुत एग्जाम्पल सामने खड़े होते हैं टीचर लोग यहाँ पर, है ना। ये मत समझिए कि आपका 28 में सीधे बैठे होगा, सीधे यूपीएससी आपको बुला लेगा, आ जाओ तुम्हारा तो इंतजार कर रहे थे, ऐसा नहीं है। तो आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। एनर्जी मन से आती है, एनर्जी सिर्फ शरीर से नहीं आती है। शरीर होता है कि पानी नहीं है, अन्न नहीं है तो होता है, एनर्जी मन से भी आती है। तो आप मन से एनर्जेटिक रहिए। मैं मन से रहता हूं, मन से जवान रहो, है ना, तन से जवान रहो ना रहो, नहीं तो जब राजा को पिंगला मिल जाती है तो आपको तो मिल ही सकती है। जब राजा को, जो राजा इतना बड़ा था, उसको भी पिंगला से दर्शन हो गए, तो हम और आप कौन किस लिए ज्यादा एनर्जेटिक रहोगे, तभी वो चीजें नहीं होगी, है ना। एनर्जेटिक नहीं रहोगे, समस्याएं आएगी। तो इसमें क्या किया गया है, टैक्स सर्टेंसी। सरकार ने कहा है भाई जो एनर्जेटिक नहीं है वो नहीं है, मैं तो भाई हूं और मैं ऐसे ही रहूंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में सरकार ने कहा है कि उनके लिए बड़ा अनिश्चितता का माहौल होता है, कभी कुछ टैक्स देना, कभी कुछ में कोई परसेंटेज वगैरह नहीं है। सिर्फ सरकार ने कहा है कि जो भी लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाएंगे उनको हम कई प्रकार के सुविधाएं देंगे, चाहे आयात करने के लिए सुविधाएं देंगे, चाहे बंदरगाहों पर रख रखाव की सुविधाएं देंगे। अब आयात करते हैं आप बैटरी, लिथियम बैटरी आयात करते हैं, और एयरपोर्ट बंदरगाह पे ही खराब हो जाता है, या वहां से लाने में खर्चा लगता है। ये सब चीजें में किया गया है, यही सुविधाएं दी जाएगी जिससे आप बेहतर तरीके से इनको कर सके। इसके बाद एक और कंसेप्ट आ गया, अंतर्देशीय जहाजों के लिए टन भार योजना। टन भार योजना, टन वेटेज स्कीम। क्या है टन भार योजना? टन जानते हो ना, वजन में टन। ये सरकार ने, एक अधिनियम था हमारे यहां, भारतीय पोत अधिनियम 2021, भारतीय पोत अधिनियम 2021। इसी अधिनियम के अंतर्गत देश में अंतर्देशीय, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतर्देशीय स्तर पर जितने चलते हैं जहाज वगैरह ना, जहाज चलता है ना आपके यहां भी, अब तो कई जहाजों का रूट बन गया है, या आपका पटना आता है ना, उस रूट में पटना भी जहां जहाज चलते हैं, मालवाहक जहाज, पर्यटन वाले जहाज बहुत चल रहे हैं, इलाहाबाद से, हल्दिया से ये सब चल रहे हैं। तो इसमें क्या है कि उन जहाजों में, पता है उन जहाजों पे क्या लगता है, कैसे कर लगता है, जहाजों के वजन के बेस पर, जहाजों के आकार के बेस पर। यानी जितने टन का जहाज होगा, जहाज जब निर्माण होता है ना, उस समय उसका वजन हो चुका होता है। कितना जहाजों का वजन कैसे होता होगा, तो भाई देखा जाए कितना मेटल लगा उसमें, 1 स्क्वायर मीटर का मेटल का इतना वेट है, तो 1000 स्क्वायर मीटर मेटल लगा हुआ है, आयरन लगे हैं, लोहे लगे हैं, उसका वजन निकाल लिया जाएगा। कितने उसमें डब्बे हैं, कितने उसमें तल हैं, कितने उसमें पहिए हैं, कितने उसमें, पहिया तो खैर नहीं होगा उसमें, लेकिन जो पहिया बचाव के लिए होता है, या बाकी चीजें। तो टन मतलब वजन। यानी भारत में अंतर्देशीय
अंतर्देशीय जलयान जो होते हैं इन पर उनके आकार या भार के अनुसार कर लगता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उनमें कितना, वो जहाजों का टन, जहाज में सामान कितना, उस पर नहीं, जहाज का वजन कितना, जहाज का आकार कैसा है, ये नहीं कि जहाज में कितना सामान लोड किया गया है, उस पे नहीं, जहाज का वजन कितना है, जहाज का आकार कैसा है, उसके बाद टन, कितने टन का जहाज है, उसके इस पे सरकार क्या कर रही है, कुछ सुधार कर रही है, इसमें संशोधन की बात की जा रही है, जिससे कि और ज्यादा जो लोग प्रोत्साहित हो अंतर जो देशीय जलयान है चलाने के लिए। इसमें भाई सबसे सस्ता होता है, पता है ना, समुद्री मार्ग जल मार्ग से सस्ता मार्ग होता है, लेकिन अपने यहाँ इतना अच्छा नदियों की कनेक्टिविटी है, लेकिन फिर भी सरकार ने उस पर काम नहीं किया। अब ये सरकार ने कुछ एक दो काम बहुत शुरुआत हुआ तो फिर ही बंद पड़ा है, जबकि इसका बड़ा पटना वाला या इलाहाबाद वाला बड़ा महंगा भी है, केवल पर्यटक ही उसको बुकिंग करते हैं, डॉलर्स में हजारों डॉलर का उसका बुकिंग है, तब जाके आपको एक ट्रिप का बुकिंग मिलता है जब आप घूम पाते हैं उन जलयानों में। तो इंडिया में संभावनाएं बहुत हैं, तो संभावनाओं के नर्चर करने के लिए, संभावनाओं का लाभ लेने के सरकार इस सुधार कर रही है, और भारतीय पोत अधिनियम, इंडिया पोर्ट एक्ट ऑफ इंडिया, इसमें 2021 में परिवर्तन करके इसको और बेहतर किया जाएगा। अभी इस पर कोई डेटा आया नहीं है, उसके लिए आप देख सकते हैं कि चीजें हैं। इसके बाद किया गया है स्टार्टअप के निगमन का विस्तार। जो स्टार्टअप कंपनियां हैं उनके लिए इनकॉर्पोरेशन करना, उनको रजिस्टर्ड कराने के लिए और ज्यादा सरकार सुविधाएं दे रही है, एक्सटेंशन दे रही है। इसमें कुछ ऐसा पॉइंट लिखा नहीं गया है, लेकिन जो कंपनियां कह रहा है कि 1/4/2030 तक पंजीकृत होंगी, उनको 5 वर्षों तक, पंजीकृत कंपनी को 5 वर्षों तक स्टार्टअप का दर्जा रहेगा। 5 वर्षों की अवधि तक स्टार्टअप का दर्जा। ठीक है, तो ये सब का लाभ, मतलब उनको स्टार्टअप का लाभ मिलेगा, दर्जा मतलब लाभ मिलेगा। तो ये सब चीज आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। उसके बाद वैकल्पिक निवेश निधियां, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, इस पे भी सरकार ने क्या किया है, ये होते क्या है कि जब इसमें कई श्रेणियां, श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 की होती है, ये बेसिकली और संरचना वगैरह में निवेश के लिए आते हैं, बॉन्ड्स वगैरह निवेश के लिए आते हैं, फंड वगैरह, उसमें निवेश किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बॉन्ड एक है, IIB इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, उस पर भी क्या होता है, थैंक यू, हाँ मैं जानबूझ कर आया हूं। नजर क्या लगेगा, तुम लोगों का नजर क्या लगेगा मुझे, इसी तो काला पहन के आया हूं और हमेशा काला पेन रखता हूं, काला टैब रखता हूं, काला फोन रखता हूं, ताकि नजर न लगे आप लोगों का। अब शकल भी काला है ना, तो उसपे तो जो कंपनियां जो भी निवेश करती हैं, तो निवेश में और संरचना में निवेश भी होता है, आधारभूत संरचना में निवेश भी होता है, और संरचना निवेश के लिए बॉन्ड्स आते हैं, बॉन्ड्स जारी होते हैं। इसकी कई श्रेणियां हैं, श्रेणी 1, श्रेणी 2, इतना आपको नहीं जानना। इन सब में सरकार ने छूट दिया है कि आप कोई भी निवेश ऐसा करते हैं तो आप पे टैक्स वगैरह, आपके जो इनकम टैक्स, आय पर टैक्स, पूंजी लाभ कर वगैरह में सरकार क्या करेगी, आपको छूट देगी, जिसके चलते लोग क्या होंगे, लोग ज्यादा इसमें निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, और जब निवेश करेंगे तो
निकायों को फंड आएगा तो कंपनियां क्या करेंगी, आधारभूत संरचना के निर्माण में अपना योगदान देगी। तो क्योंकि कंपनी का अपना पैसा वही होता है, कंपनियां क्या करती हैं, बॉन्ड जारी करती हैं, कंपनियां शेयर जारी करती हैं और उनको पैसा मिलता है और उस पैसे को फिर वो जो इन्वेस्ट करती हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में, चाहे उसमें। इसमें भी सब सुधार किया गया। इस पे जब क्या कहते हैं क्लैरिटी आ जाएगी तो हो सकता है कुछ और भी घोषणा शुरू कब हुई, कब क्या हुआ, आरबीआई की भूमिका आएगी, सेबी की भूमिका आएगी, क्योंकि बॉन्ड है ये, तो सेबी की भूमिका आएगी। उस पर कुछ आर्टिकल आता है, उसको आप पढ़ सकते हैं। हाँ, व्यक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन अगर नॉन कन्वर्टेबल तो व्यक्ति भी नहीं निर्भर कर सकता है। अगर नॉन कन्वर्टेबल है तो फिर वो व्यक्ति चाहे भी तो नहीं कर सकता है ना, लेकिन कन्वर्टेबल में व्यक्ति के ऊपर होता है कि वो कर ले। लेकिन इंटरनेशनल वाले में बताया था मैंने, जो एक वीडियो बनाया था मैंने, इंटरनेशनल में क्या होता है कि वो अपने आप उस मैच्योरिटी के बाद वो हो जाएगा। जैसे डिवेंचर आपका है कि टाइम है, तो टाइम या तो पैसे ले लो या आप कन्वर्ट कर दो। डिवेंचर 5 साल के लिए, 8 साल के लिए, 9 साल के लिए होते हैं, तो वो एक चाहे बॉन्ड उतने साल के लिए होते हैं, तो समय के बाद या तो पैसे ले लो या उसको कन्वर्ट कर लो होता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, IFSC। इसके अंतर्गत जो है ना सरकार क्या कर रही है, कई प्रकार के पहले से है ये, इसमें जो लाल फीताशाही है, इसमें जो फॉर्मेलिटीज है, इसके जो रूल्स हैं, इसके जो रेगुलेशंस हैं, इनमें सरकार क्या कर रही है, सुधार कर रही है। ऊपर ही लिखा था कंप्लायंस कम करना, कॉम्प्लिकेशंस को कम करना, जटिलताएं। मैंने कहा था विदेशी व्यापार के सेंस में कि भारत में जटिलताएं बहुत ज्यादा है। आप अमेरिका में काम करना चाहें, आप फ्रांस में काम करना चाहें, आप जापान में काम करना चाहें, आपको जटिलताएं कम मिलेगी। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जटिलताएं हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश करना हो, चाहे वहां से ऋण लेना हो, चाहे वहां को ऋण देना हो। इससे क्या होता है कि जो निवेशक होता है, जो व्यक्ति होता है, वो हतोत्साहित होता है, उससे बेहतर काम नहीं कर पाता है। इसलिए सरकार ने इन सब चीजों में क्या किया है कि सुधार करने की घोषणा की है कि सब में सुधार करेंगे। क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, जहां पे सरकार ने बता दिया है वहां मैं बता दे रहा हूं, जहां पे नहीं बताया है वहां पे हमें असमर्थ हैं बताने के लिए। अगला है सॉवरेन और पेंशन निधियों के लिए निवेश तिथि का विस्तार। सॉवरेन कोष क्या होता है, सॉवरेन बॉन्ड भी होता है, सॉवरेन बॉन्ड। सॉवरेन बॉन्ड क्या होता है, एक लाइन का चीज है, बताया कोई सॉवरेन बॉन्ड क्या होता है? सॉवरेन वेल्थ फंड भी होता है, पेंशन फंड भी है। सॉवरेन, जब भी कोई बॉन्ड सरकार जारी करती है उसे सॉवरेन बॉन्ड कहा जाता है, सॉवरेन फंड कहा जाता है। सॉवरेन किसके लिए, सरकार के इस्तेमाल होता है, पढ़े ना, सॉवरेनिटी है ना। सॉवरेन जो शब्द है वो हमेशा सरकार के इस्तेमाल के, अमेरिका में बॉन्ड होता है उसको भी सॉवरेन बॉन्ड कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में पिछले साल के पिछले साल। तो सॉवरेन जहां भी लिखा हो ना, जैसे गोल्ड में भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है। एक गोल्ड बॉन्ड जो है प्राइवेट कंपनी का हो सकता है, वो सिंपल गोल्ड बॉन्ड होगा। एक पेंशन फंड प्राइवेट कंपनी का, अटल पेंशन फंड क्या है, वो गवर्नमेंट का फंड है। तो जब भी सरकार कोई कोष शुरू करती है, चाहे पेंशन के लिए और चाहे किसी ऐसे निवेश के लिए, तो सरकार के बॉन्ड को, सरकार के उस कोष को हम लोग सॉवरेन बॉन्ड या सॉवरेन कोष कहते हैं। तो सॉवरेन शब्द जो है हमेशा सरकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कहा गया है कि कोई भी अगर निवेश 31 मार्च 2030 तक, ये कोई जरूरत नहीं, 5 वर्ष बढ़ा दिया गया है, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी जो सॉवरेन वेल्थ फंड जो निवेश किए हैं उनके ड्यूरेशन बढ़ गए हैं और उसके तिथि का विस्तार किया गया। ये सब एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, क्योंकि लेकिन हाँ, सॉवरेन बॉन्ड क्या होता है, पेंशन फंड क्या है, जो अटल पेंशन योजना भी है,
आपने पेंशन में जमा किया पैसा, आपको 60 साल के बाद वो पैसा आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से बॉन्ड सरकार भी जारी करती है और निजी कंपनी, निजी क्षेत्र भी जारी करते हैं। तो इसमें तिथि का विस्तार वगैरह एग्जाम में जनरली नहीं पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आता है मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए वैयक्तिक आयकर का सुधार। वैयक्तिक आयकर, सरकार ने क्या कहा, ये आपका टेबल है, संशोधित कर संरचना। देखो यहां पर अगर देखोगे कि इनकम टैक्स की बात हम कर रहे हैं, ध्यान से देख लेना, एक क्लास से बताया गया है। इनकम टैक्स अगर आपका इंक्रीज होता है और इनकम टैक्स डिक्रीज होता है, यानी आयकर अगर इंक्रीज होता है या आयकर डिक्रीज होता है, इसका अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है? इनकम टैक्स बढ़ेगा तो डिस्पोजेबल इनकम यानी प्रयोज्य आय, टेक्निकल शब्द बोलिए आप लोग, प्रयोज्य आय कम हो जाएगा। प्रयोज्य आय कम सब लिखवाया गया आप लोगों को, तो क्या होगी, मांग जो है आपका कम हो जाएगा। मांग कम हो जाएगी, उसके बाद उत्पादन भी आपका कम हो सकता है, उत्पादन भी आपका कम हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर अगर प्रयोज्य ये बढ़ गया, सॉरी एक में ये मैं बढ़ना लिखा था ना, यहां पर यहां पे कम लिखो। अगर ये कम हो गया तो अब क्या क्या होगा, प्रयोज्य आय बढ़ जाएगा, मांग बढ़ जाएगी। अब देखो यहां पर मांग बढ़ जाएगी, उत्पादन बढ़ जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, यहां पे सरकार ने आयकर को कम किया, तो यहां पे जब मांग बढ़ा तो अप्रत्यक्ष कर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां पर क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा तो फिर जीएसटी वगैरह, अप्रत्यक्ष कर यहां भी बढ़ जाएगा। साथ साथ जब, एक मिनट, साथ साथ क्या होगा कि इससे क्या होगा कि लोगों के पास बचत बढ़ जाएगी, बचत बढ़ जाएगी, सॉरी बचत यहां पे कम हो जाएगी, यहां बचत कम हो जाएगी, तो फिर निवेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, निवेश कम हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, बचत आपकी बढ़ जाएगी और आपका निवेश भी बढ़ जाएगा। एक अलग बात है कि जब मांग बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति भी आपकी बढ़ सकती है, एक पॉइंट है, लेकिन मेनली जो है ये मत सोचना कि आयकर बढ़ाने से सरकार को ज्यादा फायदा होगा और आयकर कम करने से सरकार को ज्यादा नुकसान होगा। कई बार आयकर बढ़ाने के बाद भी सरकार को फायदा नहीं हो पाता। लाफर कर, याद होगा आप लोगों को बताया था कि बहुत लोग कर पे करना बंद कर देंगे, और ये भी कहा था कि आयकर के कम करने से भी सरकार को भले ही आयकर कम होगा लेकिन अप्रत्यक्ष कर बढ़ जाएगा और अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ जाएगा, तो उसके दूसरे रूप में उसके फायदे ज्यादा होंगे। जी कुछ पूछ रहे थे आप, कुछ पूछ रहे थे आप कुछ पूछे थे, हो गया क्लियर, ठीक। तो इस बार सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए ये पूरा बजट जो है मध्यम वर्ग को फोकस किया है कि मध्यम वर्ग के सरकार ने क्या कहा है कि 12 लाख रुपए तक हम कर जो है नहीं लेंगे, 12 लाख तक हमारा कर नहीं आएगा। और जो सरकारी कर्मचारी हैं, सैलरी वाले लोग हैं, सरकारी या सैलरी वाले लोग हैं, उनको क्या कहा गया है, उनको कहा गया है कि 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, यानी 12,75,000 तक कर आपको नहीं देना है। अब यहां पे लोगों को कंफ्यूजन ये है कि भाई यहां लिखा है कि 4 लाख रुपए तक की कर नहीं है, 4 से 8 लाख तक 5% है, 8 से 12 लाख तक 10% है, 12 से 16 पर 15% है, 16 से 20 पर 20% है, 20 से 24 पर 25% है, और 24 लाख से अधिक पर 30% है। इस हिसाब से तो कह रहा है कि 12 से 16 लाख के बीच में आपको 15% दिया जाएगा, लेना होगा। और सरकार कहती है कि नहीं, 12 लाख तक हम टैक्स ही नहीं लेंगे आपसे, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए है तो। और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। अब देखो यहां पर मान लो किसी आदमी का इनकम जो है 12 लाख रुपए है, रुपया 12 लाख इनकम है उसका। कौन सी इनकम? वार्षिक इनकम।
वार्षिक आय है, तो उसको किसी प्रकार का आयकर नहीं देना है। अगर वो सैलरी वाला है, वेतन भोगी है, अगर वो वेतन भोगी है तो क्या होगा, ₹12 लाख और प्लस 75,000, यानी 12,75,000 तक उसको कोई प्रकार का आय जो है, आयकर जो है सॉरी नहीं देना है। आयकर नहीं। समझ में आई बात? ये इससे आप लोग पहले 10th की क्लास में आयकर निकालना भी था सिलेबस में, अब शायद नहीं है, वो नहीं है 10th में, नहीं 10th में नहीं है। चलिए है तो निकाल लेना, कोई बात नहीं। समझ रहे हैं? सरकार कहती है कि 12 लाख तक कर नहीं देना है आपको, अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो परेशान मत, तो यही पढ़ाई यही है ना। और 12,75,000 आप कोई वेतन भोगी हैं तो 12,75,000 तक आपको नहीं देना है। तो फिर जो ये बात है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है, मान लो एक व्यक्ति है, उसकी इनकम जो है 13 लाख है, 13 लाख, इसकी वार्षिक आय जो है यह 13 लाख है, वार्षिक या 13 लाख रुपए। इसके लिए टेबल लगेगा, ये 12 लाख के टेबल नहीं है, 12 लाख से 1 रुपये भी ज्यादा हो जाएगा उसके लिए टेबल काम करेगा। कैसे काम करेगा? अब इनकी इनकम 13 लाख है, तो 0 से 4 लाख तक, 0 से 4 लाख तक इनको 0 रुपये देना है। 4 से 8 लाख तक, यानी 4 लाख का 5% यानी कि 20,000 रुपये देना है। 8 से 12 लाख तक इनको देना है कितना, 10%, यानी 4 लाख का 10% 40,000 रुपये होगा। और 13 लाख इनकम है तो 12 से 13 लाख तक इनको जो है देना पड़ेगा 15%, यानी 1 लाख का 15,000 आ गया, यानी टोटल इनकम जो इनको देना है, ये देना है 75,000 रुपये कर देना है। पहले 2024-25 से पहले ये करीब 95,000 देना होता था, 1 लाख के आसपास, थोड़ा सा बचत हो गया है। और अगर आप किसमें हैं, अगर आप वेतन भोगी हैं तो क्या होगा, तो यहां पर अगर वेतन भोगी हैं, आपको सैलरी मिलता है, तो आपको 12,75 तक छूट है, फिर आपको 25,000 पर ही 25,000 का ही देना पड़ेगा 15%, और वो जो अमाउंट आएगा उतना ही आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उसको 75,000 का स्पेशल विशेष छूट कहते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं, वो छूट दिया गया। सामान्य आदमी के लिए 12-13 लाख तक है तो 1 लाख पे देना पड़ेगा यहां पर, और अगर वेतन भोगी है तो उसको 12 से 13 में 1 लाख नहीं हुआ, क्योंकि उसको 12,75 तक छूट है, उसको सिर्फ 25,000 का ही टैक्स देना होगा, यानी उस केस में निकालोगे कितना होगा, 3,750 होगा मेरे ख्याल में, है ना। उस केस में आपको 20,000, 40,000 और 3,750 इतना ही होगा ना, 15-29, तो ये होगा आपका 63,750 देना पड़ेगा। अगर वेतन भोगी है, सामान्य आदमी है, तो ये देना होगा। समझ गया? यानी 12 लाख तक फ्री का फायदा सबको मिलेगा, लेकिन 13 लाख तक है तो ये नहीं कि 1 लाख पे 15% होगा, नहीं, सभी स्लैबों में आ जाएगा वो। अगर ऐसे समझोगे कि अगर उसका इनकम 13 लाख रुपए है तो ये नहीं कि वो इसमें आता है तो उसको 13 लाख पर 1 लाख क्या हो गया, 1 लाख पर निकाल लो 15% और उसको 15,000 देना होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि सभी स्लैब निकाले जाएंगे, और तो लास्ट स्लैब निकाल करके इसके ऊपर जितना होगा, अगर मान लो किसी की इनकम 18 लाख है, किसी की इनकम 20 लाख है, किसी की 22 लाख है, तो सभी स्लैब पे निकाले जाएंगे, सभी का अलग अलग होगा। ये नहीं कि अगर किसी की इनकम 22 लाख हो गया सीधे 22 का निकाल लो 25, ऐसा नहीं होता है। 22 का निकालने के लिए
आपको 4 का, फिर 8 का, फिर 12 का, फिर 16 का, फिर आन करके तब आयकर निकाला जाता है। और इसीलिए आयकर में सरकार ने कहा कि 12 लाख तक फ्री है, तो सचमुच फ्री है, वो कोई स्टंट नहीं है। लेकिन लोग पूछते हैं 12 लाख तक फ्री है तो स्लैब क्या है? स्लैब इसलिए है कि आप 12 लाख से ऊपर अगर आते हैं तो भी आपको इस स्लैब के अनुसार ही चलना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, नहीं किया था, कर सकते थे तो ये होता, तो वो होता, तुम होती तो ऐसा होता, उससे नुकसान है ना भाई। तो 13 लाख का 15% है सीधे। यही ये नियम है। यही तो लोग कहते हैं कि 1 लाख बच जाए से। आप देखते नहीं हो 200 यूनिट तक बिजली बिल है, इतना रेट आएगा, और 400 हो जाएगा तो ज्यादा कमा रहे हो। 12 लाख सरकार मानती है कि ठीक है, तो 13 कमाने में फायदा ही नहीं है। 13 कमाने में क्या है? आप 12 कमा रहे हैं, आप 12 कमा रहे हैं तो क्या है कि आप 0 दे रहे हैं टैक्स। लेकिन अगर आप 13 कमा रहे हैं तो आप 75 टैक्स ही दे रहे हैं, तो बस कितना रहा? 12-25। यानी 1 लाख जो कमा रहे हैं वो आपका 75 में टैक्स ला जाएगा। तो पता है जो 13 लाख का टैक्स पे करेगा ना, उसकी इनकम होगी 26 लाख 30 लाख। वो चुरा चुरा के दिखाएगा। वो समझ रहे हो? वो ईमानदार लोग नहीं। हाँ, सैलरी वालों को दिक्कत है, उनका दिखता है अकाउंट, तुममें तो कोई घालमेल है नहीं। लेकिन व्यवसायी क्या करेगा, जो कहीं से ऐसे पैसा कैसे आता है, वो अगर 30 लाख कमाएगा तब दिखाएगा 13 लाख। ऐसा नहीं है कि वो 13 कमा रहा 13 दिखा देता है। यही तो। जी बोलिए बोलिए। देंगे, आप लोग भी टैक्स देंगे। क्या सब चेक कर रहे हैं मेरा? नहीं, सैलरी तो अभी आया है ना। सैलरी तो अभी मैं यहाँ, पहले मैं सैलरी पे नहीं था ना, मैं तो फ्रीलांसर था, 10 जगह पढ़ाता था, सब जगह अलग अलग मिलता था। हम्म हम्म भाई ऑडी हम पागल नहीं ना, कैश कर देंगे। हम 5 लाख पे करेंगे, 20 लाख का 30 लाख का वो कराएंगे। समझ रहे हो? अमेजन A3 है कि A4 है कि वो जान जाओगे, A6 A7 नहीं है। तो क्या है कि अगर आप पे करते हैं तो आप सारा लोग, अब आपके पैसा होने के बाद भी आप क्या करते हैं? आप नगद नहीं लेते हैं, आप अकाउंट्स नहीं लेते हैं, आप क्या करते हैं? बैंक से फाइनेंस कराते हैं। सरकार को टैक्स नहीं देंगे लेकिन 2 लाख आप ब्याज का पैसा भरते हैं। ये लोग करते हैं। तो लेकिन अब सैलरीड पैसा आपके पास आ रहा है तो व्हाइट मनी हो गया वो सारा। अब जो मैं यहाँ पे सैलरीड पे हूँ, मतलब क्लास के ऊपर है, मतलब पर मंथ का पैसा आएगा, तो वो क्या है कि फिक्स है मेरा, कितना आ रहा है उतना आ रहा है, तो उससे अकाउंट में दिख रहा है। पहले क्या था, कहीं पढ़ाओ तो कहीं कुछ कैश भी मिल गया, कहीं कुछ ये भी मिल गया, है ना? और यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, है ना? लेकिन ये मत पूछना कि सही इस दायरे में हो कि इस दायरे से कहाँ हो, कि इस दायरे में जो अपर लिमिट है उससे ज्यादा हो, जो अपर लिमिट हो उससे ज्यादा हो, ये सब मत पूछना। क्योंकि 12 लाख तो बहुत पुरानी बातें हो गई, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। कहा जाता है कि महिला की उम्र और पुरुष की आय नहीं पूछा जाता है, और मेरी आय क्या है इस धरती पर मेरे अलावा कोई नहीं जानता है। आपको यकीन नहीं होगा, ये अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया है। मैं क्या कमाता हूं, मैं क्या खर्चा करता हूं, ये अधिकार किसी को नहीं है। हाँ, आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं वो आप 10 कहोगे 15 पूरा होगा, लेकिन मेरी आय क्या है, मेरा अकाउंट स्टेटमेंट, मेरे कहां से पैसे आते हैं, मैं किसको देता हूं, ये अधिकार मैंने अपने अलावा किसी को नहीं दिया है। किसी को नहीं, मतलब किसी को नहीं। पोडियम पे खड़ा हूं, किसी को नहीं, मतलब किसी को नहीं, ये अधिकार किसी को नहीं है। हाँ, ये लोग जानते हैं कि हाँ कमाते हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि ये मेरी कमाई है। ये इसके लिए मैंने संघर्ष किया है। इसके लिए मैं भी आज जाकर रात में 12-1 बजे तक पढ़ रहा हूँ, फिर सुबह पढ़ रहा हूँ। ये मैं कर रहा हूँ, मेरी कमाई, इसमें आपका नहीं है। आपका हक है
कि भाई जो भी सरकार तय करती है क्या कि आधा दे दो उसको, है ना। हम लोग क्या तय करते हैं कि जो भी आपको चाहिए वो ले लो। जो आपके हमारे स्तर के चीजें जो है, कोई कहे कि हम 200 करोड़ का एक प्लेन दे दो तो हम कहाँ दे पाएंगे, है ना। नहीं, मैम से करो चाहे डैड से करो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। वो कुछ चीजें जीवन में होनी चाहिए जो आदमी अपने हिसाब से करे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। तो ये आप समझ गए कि आयकर का क्या सिस्टम था, और ये भी समझ गए कि इसके आयकर के कम करने से एक और सरकार को पता है, सरकार ने कहा है करीब 90,000 करोड़ या कुछ का सरकार को इससे नुकसान होगा। सरकार को नुकसान हो रहा है इससे, लेकिन नुकसान की भरपाई किसी और रूप में हो जाएगी, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएंगे, निवेश हो जाएगा, लोगों की मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा। क्योंकि सरकार का जो 90,000 करोड़ या 1,00,000 करोड़ नुकसान हुआ, वो लोगों के पास आय हो गया ना। समझ रहे हो ना बातों को, थोड़ा समझ लो। सरकार का जो नुकसान हुआ और लोगों की तो आय हो गई ना, और लोगों की आय, लोग कहीं ना कहीं व्यय करेंगे, बचत करेंगे, सरकार के जिसे खरीदेंगे, सरकार के बॉन्ड खरीदेंगे, सरकार के कुछ करेंगे, तो इधर से उधर सरकार को फायदा होता ही है। और सरकार जो रणनीतियां बनाती है, आप ही जैसे लोग जो जाते हैं वहां पर सरकार को सुझाव देते हैं फिनेंस मिनिस्ट्री में, और आप लोग तो बनाते हैं चीजें। अब आते हैं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर पे बड़ी क्लास हुई है आप लोगों की। क्या है ये? जो जिस व्यक्ति पर या संस्था पर लगाया जाता है वो किसी और के आगे उसको ट्रांसफर कर देता है। जैसे जीएसटी है, जैसे बिक्री कर है, जैसे उत्पाद शुल्क है। ये अगर एक लाइन में कोई पूछे क्या है, तो वस्तु एवं सेवाओं के उपभोग पर समानता लगने वाला कर है ये। चाहे वो जीएसटी हो, चाहे बाकी चीजें भी क्या होती हैं, वस्तु और सेवाओं के उपभोग पे लगती हैं। तो अप्रत्यक्ष कर के ऊपर भी सरकार ने बहुत सारी चीजें की है और बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। इसमें कुछ ऐसा खास ने जब को याद करना है, औद्योगिक वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क टैरिफ संरचना को युक्तिकरण करना, यानी जो औद्योगिक वस्तुएं हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, उन पे सरकार सीमा शुल्क जो है वो कम करने की बात कर रही है। और ये बात तो उनके आते हैं शुरू हो गया था ट्रंप साहब के चलते हम लोगों ने कई सारे टैरिफ शब्द का इस्तेमाल जो है ना हमेशा कहां होता है, विदेशी आयात निर्यात पर लगने वाला कर होता है ना। सरकार ने इसमें कई प्रकार के दरों को हटाया है, और कुछ खास विशेष में नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि अगर आप औद्योगिक वस्तुओं का आयात करते हैं तो आपको टैरिफ जो है कम देना होगा। इससे क्या होगा, आपका खासकर उपभोक्ता वस्तु नहीं, औद्योगिक वस्तु, क्योंकि भारत कई सारे औद्योगिक वस्तुओं का आयात करता है पुनः निर्माण के लिए। लिथियम का आयात करते हैं हम लोग, लिथियम बैटरी है कि तभी मोबाइल इतना हम काम कर रहे हैं, और कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए, कई चीजों के लिए हम लोग आयात करते हैं। उनमें सरकार ने, आप यही आपके एग्जाम के लिए ही है कि सरकार द्वारा विनिर्माण क्षेत्र कई जगह आ चुका है, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो उस कदमों में आप लिख सकते हैं कि औद्योगिक वस्तुओं के सीमा शुल्क में, टैरिफ में कमी की गई है, जिससे कि हमारा आयात सस्ता होगा। आयात सस्ता होगा तो वस्तुएं ज्यादा बनेंगी तो फिर निर्यात हम करेंगे। और आयात सस्ता हुआ, आयात सस्ता होने से क्या हो जाता है, निर्यात हमारा बढ़ जाता है। अगर कच्चे मालों का आयात आपका कम हो गया, सस्ता हो गया, कच्चे माल का आयात अगर सस्ता हो गया तो क्या होगा, तो कंपनी की लागत कम हो जाएगी, उत्पादन लागत कम हो जाएगी, तो कंपनी का निर्यात जो है वो प्रतिस्पर्धात्मक हो जाएगा, निर्यात प्रतिस्पर्धी हो जाएगा, और निर्यात प्रतिस्पर्धी होगा तो क्या होगा, निर्यात बढ़ जाएगा, निर्यात बढ़ेगा तो और टैक्स मिलेगा, फॉरेक्स आएगा। तो एक जगह आपने कच्चे माल के आयात पे कमी किया, अच्छा साथ साथ निर्यात बढ़ने पे क्या होगा, आपका रोजगार भी बढ़ जाएगा। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि सर ये अगर टैरिफ कम कर दिया तो सरकार को राजस्व का नुकसान हो जाएगा। राजस्व का नुकसान जितना होगा उससे ज्यादा उसके अलग फायदे भी होंगे, चाहे वो उत्पादन बढ़ेगा, चाहे वो रोजगार मिलेंगे, चाहे वो निर्यात बढ़ेगा, और चाहे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं
किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई हैं, और इसी जुड़े हुए रूप में आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में चीजों को लाना है, और तभी जाके इसको बेहतर तरीके से दिमाग में रख पाएंगे। इसमें डेटा, इसमें फैक्ट आपको याद करने की आवश्यकताएं नहीं होती है, सिर्फ जानना होता सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं और उस कदमों के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या उनके परिणाम होंगे, ये आपको जानना जरूरी होता है। ठीक है, अगला है औषधि दवाओं के आयात पर राहत। ये भी कुछ ऐसा, अब उसमें कितना % किया गया है, जीवन रक्षक दवाएं, ये सब दवाएं, इतना कुछ आपको जानने की आवश्यकता और डेटा याद रखना है। 36 दवाएं हैं जिन पर कम किया गया, शुल्क को पूरी तरह छूट दे दिया गया है। ये 36 ऐसी आवश्यक दवाएं हैं, जीवन रक्षक दवाएं हैं, लाइफ को बचाने की दवाएं, उस पर सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है। उससे क्या होगा, दवाएं सस्ती होंगी। दवाएं सस्ती होंगी तो लोगों का स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होगी, क्योंकि जानते होंगे ना कि कैंसर की दवाएं वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा अपने देश में महंगी होती हैं। उनके चलते जो है देश को कई प्रकार का स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये सब चीजें आपका सामान्य चीजें हैं, इसमें और ऐसा कुछ नहीं है। ये किया गया घरेलू विनिर्माण और मूल्यवर्धन को सहायता, खनिजों के लिए, वस्त्र के लिए, सब पे बात हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए, लिथियम आयन बैटरी के लिए, पोत परिवहन क्षेत्र के दूर संचार के लिए, इन सब चीजों के लिए सरकार सहायता देगी राष्ट्रीय स्तर पर। जैसे PLI स्कीम आया था, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यहां पर सरकार का इन सब लोगों को सस्ते टैक्स लगाएगी, टैक्स की दर कम कर दी जाएगी, इनको विभिन्न प्रकार की सब्सिडियां मिलेगी, बिजली सस्ता मिल सकता है इनको, इन चीजों राहत मिलेगी। राहत जब मिलेगी तो उत्पादन ज्यादा करेंगे, और जितना राहत मिलेगा उससे ज्यादा फायदा सरकार को होगा, क्योंकि रोजगार देंगे, निर्यात करेंगे, और कहीं ना कहीं देश के लिए फायदेमंद होगा। इसमें सब चीजें, कोबाल्ट पाउडर, ये सब इतना आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन खनिज है, क्रिटिकल मिनरल्स जो कहे जाते हैं, कोबाल्ट वगैरह, लिथियम आयन बैटरी, लेड, जिंक, ये सब चीज इसमें की गई है। वस्त्र पर भी किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं भी है। इन सब पे सरकार ने मूल्यवर्धन को सहायता, यानी उत्पादन के लिए सरकार ने कहा कि हम सहायता देंगे। इसी प्रकार निर्यात संवर्धन, जो पहले पढ़ा था विकास के 4 इंजन में, उसमें भी लिखा गया हस्तशिल्प वस्तुएं की बड़ी संभावनाएं हैं। हस्तशिल्प में हमारे यहाँ हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। चमड़े की वस्तुएं, समुद्री उत्पाद और रेल वस्तुओं के लिए घरेलू, हमारे घरेलू जो प्रोडक्शन वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें पहले चर्चा हो चुकी है। इन सब का निर्यात को हम लोग बढ़ावा देने की बात इस साल कर रहे हैं। तो सरकार निर्यात के लिए क्या क्या कदम उठाएं, ये PPT मिलेगा, उससे पढ़ लेना, ज्यादा समय वेस्ट मत करो, क्योंकि आगे भी हम लोगों को चीजें करनी है। PPT लोड हो जाता है ना टाइम पर, PPT हो ही जाता है। हाँ तो ठीक है। तब व्यापार सुविधा जो हमने आगे पढ़ लिया, टाइम लिमिट पर प्रोविजनल असेसमेंट। जो लोग, असेसमेंट क्या होता है, अपने जो आय व्यय का लेखा जोखा, जो आयकर आप देते हैं, व्यक्ति होता तो आयकर देता है, उस सब का असेसमेंट किया जाता है। इस सब में सरकार ने टाइम लिमिट दे दिया है कि आप पर जल्दी हम देखो। इस पर सुधार में क्या किया गया है कि बहुत सारे इंडिया में आपराधिक कानून है। थोड़ा सा आपने कर का चोरी किया, थोड़ा सा आपने LRS को फॉलो किया, LRS मतलब लिबरलाइज रेमिटेंशियल सिस्टम में, स्कीम में कहीं आपकी गलती पकड़ी गई तो आप पे आपराधिक मामला हो जाता था। सरकार ने कहा कि नहीं, हर बात पे हम आपराधिक मामला नहीं करें। या थोड़ा सा कोई पैसा कर चुरा लिया तो अपराधी थोड़ी हो गया हो, जब तक कि बहुत बड़ी बात ना हो। तो इस बार कई ऐसे मामलों को गैर आपराधिक कर दिया गया है। ये सब सुधार है, सब सहायता है, और इसको एक वाक्य में, एक समझ में आपको दिमाग रखना पड़ेगा। स्वैच्छिक अनुपालन पहले ही हो गया। अंतिम उपयोग की समय सीमा बढ़ाई गई है। एक्सटेंडेड टाइम फॉर एंड यूज, यानी जो भी कंपनियां होंगी वो आयात जो करती हैं, तो आयात कई बार करने पर होता क्या है कि उसका उसका उपयोग करना होता है। कई बार कंपनियां आयात कर लेती हैं लेकिन विनिर्माण में उसका इस्तेमाल नहीं होता है, और तब तक उसको टैक्स देना होता है। तो सरकार कह रही है कि अगर आप वस्तुएं आयात करते हैं, कोई भी करते हैं, तो अंतिम उपयोग कब माना जाएगा, सीमा बढ़ाई गई है। सीमा के बारे में कोई डेडलाइन नहीं बताया गया है। मैं देख लूं एक बार, डेडलाइन नहीं है, क्या सीमा वगैरह। तो ये सब चीजें उतना, मैंने कहा ना कि सेकंड पार्ट में बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं था, 2-3 जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो बता दिया गया, जो हमने बताया वहां पर कि जो LRS, जो क्या था, सेकंड कौन था, जो सेफ हार्बर वाला है ना, फिर था एक प्राइसिंग वाला,
जो मूल्य वाला था, मूल्य निर्धारण वाला, और एक और बताया था मैंने इनकम टैक्स वाला, और एक और कौन टॉपिक था इसमें। ये सारे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब जो है ये आपके मुख्य परीक्षा में इसको लिख सकते हैं कि ये सब कदम जो है सरकार के लिए ज्यादा उपयोगी होगा। इसके बाद अब यहां पे आइए, अब ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में कुछ चीजें आपको दी गई है, कुछ चीजें आपको दी गई है। ये है रुपया कहां से आता है, रुपीज कम्स फ्रॉम। ये पिछला बजट है, इसको छोटा होना चाहिए था, ये बड़ा हो गया, ये ज्यादा बड़ा है। ये विजिबल सारा बोर्ड पे नहीं होगा क्योंकि इसका पिक्सल वगैरह कमजोर हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी इसको बता रहा हूं। ये सारा अनुमान है, ये अनुमान है, और ये हमारा संशोधन है, संशोधित है। अगले वर्ष इसमें हो जाएगा संशोधित और इसका हो जाएगा एग्जैक्ट, और नए साल का अगला अनुमान आ जाएगा। ये गवर्नमेंट बताती है कि 100 पैसा को बेस माना गया है कि 100 पैसे में से कितना कितना पैसा, या 100 रुपया मान लो, सरकार पैसे बोलती है, 100 पैसे में से कितना पैसा कहां कहां से आता है। रूपी यानी एक रुपये में कितना पैसा कहां से आता है, और जितना आएगा वो परसेंटेज हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखा गया, यहां से शुरू करो, यहां से बताओ, यहां से कॉर्पोरेशन टैक्स, मैं बोल रहा हूं निगम कर, इससे आता है 17 पैसा। बार बार क्वेश्चन पूछता है इनके क्रम वगैरह में बताने के लिए कि किससे कहां से कितना पैसा आता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है पीटी वगैरह में। तो निगम कर से सबसे ज्यादा आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स से वो आता है 17 पैसा, यानी 100 पैसे में 17 पैसा आता है, 17 है। उसके बाद इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स से आता है 22 पैसा, आयकर से आता है कलर नहीं, यही लिखावट ही थोड़ा सा इसका वो है, लिखावट ही थोड़ा सा इसका है कि दिख नहीं रहा है, ये पूरा फट गया ना पिक्सल, ठीक है। तो कॉर्पोरेशन टैक्स से आता है 17 पैसा, दिख रहा है ये 17 पैसा है निगम कर से, ठीक है। इनकम टैक्स से है 22 पैसा। यानी सबसे ज्यादा कोई पूछे ना कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है, तो 100 पैसे में 22 पैसा जो है वो आता है आयकर से, सबसे ज्यादा इसी से आता है। पहले ये था कॉर्पोरेशन, सरकार ने आयकर में इतने चीजें की हैं, सख्ती की है और कुछ सुविधाएं दी हैं कि आयकर बढ़ गया। कस्टम ड्यूटी से आता है 4 पैसा, कस्टम से 4 पैसा आता है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी से आता है नहीं, आने की संभावना है, ये 5 पैसा है, ये 4 पैसा है। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स से 18 पैसा है। सेकेंड सबसे ज्यादा पैसा गुड्स एंड सर्विस टैक्स से आने का अनुमान सरकार लगा है। नॉन टैक्स रिसीट जो है वो 9 पैसा है, फीस फाइन वगैरह आ गया इसमें। नॉन टैक्स गैर कर प्राप्तियां ये 9 पैसा है, और नॉन डेट कैपिटल रिसीट जो है ये 1 पैसा है। इसमें विनिवेश और ऋणों की वापसी वगैरह हो जाएगी, वो आ जाएगा इसमें, अभी समझा रहा हूं इसको। और बोरोइंग जो है यह है 24 पैसा, सरकार जो उधारी लेगी वो 100 में 24 पैसा उधारी आता है। अब एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि निगम कर इतना आ गया, आयकर इतना आ गया, कस्टम मैंने क्लास में लिखवाया था तो कई लोगों को थोड़ा डाउट था, और बताया भी था कि जीएसटी में कस्टम शामिल नहीं है, कस्टम उसके बाहर का चीज है। तो कस्टम से जो आयात शुल्क है वो 4 पैसा सरकार के पास आता है, ठीक है। और यूनियन एक्साइज ड्यूटी, कई चीजें जीएसटी में शामिल नहीं है, उन चीजों पर जैसे पेट्रोलियम डीजल वगैरह है, उन पे उत्पाद शुल्क, एक्साइज को उत्पाद कहते हैं, उत्पाद शुल्क कौन लगाता है, केंद्र सरकार लगाती है, उससे सरकार को 5 पैसे आता है। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस जीएसटी पढ़ा आप लोगों ने, 18 पैसे आता है। नॉन टैक्स रिसीट्स, नॉन टैक्स गैर कर प्राप्तियां, गैर कर प्राप्तियां में क्या आएगा, जो भी सरकार फीस लेती है, फाइन लेती है, सरकारी कंपनियों के लाभांश वगैरह होते हैं, सरकारी कंपनियां लाभ कमाती है ना, वो सारी चीजें आपके यहां पे आता है 9 पैसे, ठीक है। और नॉन डेट कैपिटल रिसीट, गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां, बताया था मैंने, चार्ट याद होगा आप लोगों को, जो विनिवेश है और जो सरकार को ऋणों की प्राप्ति हो गई, ऋण की वसूली हो गई, वो सब चीज यहां पे आता है 1 पैसा। और 24 पैसा जो है वो आता है उधारी से और देता है, यानी कर्जा सरकार को लेना पड़ता है। ये बड़ी चिंता की बात है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पैसा कहां से आया,
तो उधारी से आ गया। लेकिन उधारी के अलावा सबसे ज्यादा पैसे का स्रोत क्या है, तो वो आयकर है, फिर जीएसटी है और फिर निगम कर है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि आयकर में, प्रत्यक्ष कर में और अप्रत्यक्ष कर में ज्यादा कर कौन सा आता है, काउंट कर लो, 18 और 5 23 और 4 27, ये नहीं है, ये नॉन टैक्स है, ये नहीं है, तो 18 यहां पे आ गया। यानी अगर इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाए तो 18 + 5 और +4 इतना, यानी कि 27 हो गया। और यहां पे हो गया 39 यानी कि टोटल में आपका ज्यादा वही आता है, ठीक है ना, 39 ही होगा ना ये। 49 होगा। मिलता हूं नीरज सर के, मैच चल रहा है ना अभी, 22 और 17, या तो मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा। अब इसको जिससे कंपेयर भी करना पड़ेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें चेंजेस है, बढ़ा है, यानी विगत वर्षों में आयकर क्या हुआ है, बढ़ा है थोड़ा सा, ये सब ध्यान आपको रखना पड़ेगा यहां पर। तो ये चार्ट है। इसके बाद दिया गया है रुपया कहां जाता है, रुपया कहां जाता है, रुपीज गोज टू, रुपीज गोज टू क्या है, पहला है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। बताया था मैंने कि 2 प्रकार की योजनाएं होती है, इस पे रेट नहीं चलेगा। केंद्रीय क्षेत्रक योजना, ये क्या होता है, पूरा पूरा पैसा सरकार खर्च करती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड मेजर सब्सिडीज, इनको छोड़ करके 16 पैसा जो है सरकार का, ऐसा स्कीम्स में 100% फंडिंग जो है कौन करता है, सरकार करती है। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज का भुगतान, ये 20 पैसा है, ठीक है। डिफेंस पर 8 पैसा है, मेजर सब्सिडीज पर 6 पैसा है। ये दोनों आइटम इसमें नहीं है, सब्सिडी और डिफेंस को अलग रखा गया है, ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना में नहीं है, इनके अलावा आए। फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर, फाइनेंस कमीशन जो कहता है ट्रांसफर करने के लिए, वो 8 पैसा है। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी, कई सारे टैक्सेस में स्टेट का शेयर होता है, जो जीएसटी में आधा स्टेट सेंटर लिया, आईजीएसटी वाला हो गया, वो सब सरकार को देना होता है, वो 22 पैसा है। और पेंशन पे 4 पैसा है, अदर एक्सपेंडिचर पे 8 पैसा है। और सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करते हैं, इस पे गवर्नमेंट का क्या है, 4 पैसा है, 8 पैसा, सॉरी 8 पैसा है ना। तो ये आपको ये भी जानना होगा कि कहां कहां सरकार कितना खर्चा करती है, क्या उनका क्रम है। तो सबसे ज्यादा खर्चा कहां पर है, ब्याज भुगतान पे। सबसे ज्यादा आमद भी कर से है, सॉरी नहीं, मतलब ओवरऑल आपका उधारी और बोरोइंग्स है, और सबसे ज्यादा भुगतान आपका वहां पर है। ये 2 टेबल आपके दिमाग में हर साल चेंजेज होगा, ये अनुमान है, एग्जैक्ट देखना होगा तो 24-25 का नहीं, 23-24 का एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा, वहां पे आपको पता चल जाएगा। भाई तो ओवरऑल ब्याज ज्यादा पे कर रहे हैं, मतलब यहाँ 19 पैसा ब्याज था, तो भाई ये जो 27 पैसा था, यहाँ पे 24 पैसा ही है, तो ये इस साल का है ना। हाँ, ये ब्याज तो टोटल पे करेंगे ना, जो आप पिछले 10 साल 20 साल से लिए हुए हैं। ये एक साल में पिछले साल 27 का अनुमान था, इस साल 24 का अनुमान है, समझ रहे हो। लेकिन जो इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, ये इंटरेस्ट पेमेंट जो हो रहा है किस पे हो रहा है, ये देश के ऊपर, जो सरकार के ऊपर 50-56 लाख करोड़ रुपए जो लोन है उस पे हो रहा है ये, इसलिए वो बढ़ा रहेगा, क्योंकि वो ये तो हमेशा बढ़ता ही जाएगा जब तक ये खत्म ना हो जाए, कुछ ना कुछ बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
भले ही ये घट जाए लेकिन ये वो ब्याज बढ़ेगा, क्योंकि ब्याज तो आपको पाइलअप हो रहा है ना, पिछला ब्याज देना ही देना है। इस साल 1 रुपये ही बढ़ गया तब भी आपका ब्याज बढ़ गया। भले पिछले साल 2 रुपये बढ़ा था, इस साल 1 बढ़ा, तो ब्याज तो बढ़ेगा ना, एक तो देना पड़ेगा ब्याज आपको। ये चार्ट देख लेना, घाटे की प्रवृत्तियां। ये देखो, अब इस चार्ट को याद नहीं करना है, लेकिन 16-17 से लेकर 25 में दिखाया क्या घाटा जो हमारा फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू और सब पढ़ाया गया आप लोगों को। तो कैसे कैसे घट रहा है, बढ़ रहा है, यानी पहले अप हुआ है और फिर डाउन हुआ है। यानी पिछले अगर 5 वर्ष में पूछे, ध्यान सुनना, पिछले 5 वर्ष में पूछे कि भारत में घाटे की प्रवृत्ति क्या रही है, तो वो डाउनवर्ड रही है, यानी घटती हुई प्रतीत हो रही है। यहां से देखोगे अगर 10 वर्षों में क्या रही है, तो आगे बढ़ी है पहले और फिर नीचे हुई है। आपको बार बार कहा हूं कि ट्रेंड्स जो है वो जानना होता है, आपको एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो नहीं जानना होता, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं जानना होता। ट्रेंड जहां हमेशा डाउनवर्ड आ रहा है। और मान लो कि अगर 10 साल का पूछे तो फ्लक्चुएटिंग है, अप एंड डाउन है, फ्लक्चुएटिंग है। इस साल का पूछे तो सिर्फ आपका डाउन हो रहा है 5 वर्षों में, 25-26 यहां से लेकर। तो ये आपको फिगर याद नहीं करना 3.4, 4.6, 6.7, 5.6, बल्कि एक ट्रेंड आपको याद रखना है। और लगभग सभी का सेम ट्रेंड है, चाहे फिजिकल हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे इफेक्टिव हो, चाहे प्राइमरी हो। ठीक है। अब घाटे के वित्त पोषण का सब पूछता है, कहां कहां से पैसे आ रहा है। यहां बनाया है आपको 3 टेबल, सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग एंड अदर्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड मार्केट बोरोइंग। यानी जो सरकार के पास जो घाटा है, जो चाहे 20 लाख करोड़ का हो, चाहे 15 लाख करोड़ का हो, चाहे 14 लाख करोड़ का हो, उसमें कहां कहां से कितना पैसा आता है। तो ये 3-4 चीजों को बताया गया है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितना आ रहा है, मार्केट बोरोइंग कितना आ रहा है, हरा वाला ये दिखा मार्केट बोरोइंग, सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, पीएफ वगैरह में सब आता है, चाहे जो सरकार के बॉन्ड होते हैं उनमें, अदर्स में। तो आपके दिमाग में फिगर देखोगे ना, तो आपको ये लगेगा कि सबसे ज्यादा जो है सिक्योरिटी जीसे को वगैरह करके, जो ट्रेजरी बिल वगैरह करके, स्मॉल तो वही होते हैं ना, उनको बेच करके सरकार पैसा लेती है। ये दिमाग में होना चाहिए। यानी ये निगेटिव भी किया था कई बार। मार्केट बोरोइंग है, सबसे ज्यादा मार्केट बोरोइंग हो जाएगा ना। इस साल कम है, इस साल यहां, इस साल यहां, इस साल यहां, इस साल यहां। ये आपके दिमाग में जो 4 बार 5 बार देखोगे ना 2-3 साल तक इस चार्ट को, तो दिमाग में आ जाएगा अच्छा मार्केट बोरोइंग सबसे ज्यादा है। उसके बाद हमारा सिक्योरिटीज स्मॉल सेविंग्स है, हिंदी में कहते हैं इसको, ये हिंदी वाला भी होना चाहिए था, प्रतिभूति पर छोटी बचते हैं, या ट्रेजरी बिल वगैरह, ट्रेजरी बिल, सीएमबी। अब आप लोगों के दिमाग में यही नहीं आ रहा स्मॉल सेविंग्स क्या होता है। स्मॉल सेविंग्स में आप LIC में जमा करते हो भी आता है, और अगर आपने सिक्योरिटीज में लिया है तो आपने क्या किया, आपने ट्रेजरी बिल जो खरीदा है, या एक पाया था CMB, कैश मैनेजमेंट बिल, नगद प्रबंधन बिल, याद है दोनों बिल, उन सब को दे करके जो सरकार लोन ली है वो सेकंड हाईएस्ट रहता है, इस साल ज्यादा था। तो ये सब ईयर वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, चार्ट दिमाग में होना चाहिए, और रटना नहीं है, धीरे धीरे करके अपने आप याद हो जाएगा। ये दिया गया कर प्राप्तियों में रुझान, यानी कर प्राप्तियां जो आ रही हैं, ये कैसी कैसी कर प्राप्तियां आ रही हैं। ये दिया गया डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्सेस, और एक ग्रॉस टैक्स। ग्रॉस टैक्स 11% है, इसमें 5.5 ये आ रहा है, ये क्लास में लिखवाया गया आप लोगों को। आप कार्ड निकाल देखिए, मैं बताया था कि टोटल 11.1 में कितना अप्रत्यक्ष कर है, कितना प्रत्यक्ष कर है। तो आपको हर जगह देखेंगे एक नट सेल में क्या आ जाएगा कि आपका प्रत्यक्ष कर लगभग सब जगह ज्यादा है, कहीं ऐसा आपको प्रत्यक्ष कर कम नहीं मिलेगा, सिवाय 20-21 को छोड़ करके, क्योंकि कोविड का पीरियड था ये, इसलिए इसमें प्रत्यक्ष कर कम आया था। लोगों ने कमाई नहीं की थी और लोगों ने सरकार ने उन पर छूट दे दिया था कि भाई आप मत दीजिए आयकर वगैरह। तो 20-21 को छोड़कर वैसे किसी साल जो है हमारा प्रत्यक्ष कर जो है, ये पीला वाला प्रत्यक्ष कर है और हरा वाला अप्रत्यक्ष कर है, हमेशा यही ज्यादा है। ये एक साल यहां भी थोड़ा सा कम हुआ, 16-17 में ये GST का समय था, उसके चलते अधिकांश। तो ये दिमाग में चार्ट देखोगे याद आ जाए, कोई रटना है नहीं, फिगर रटना ही नहीं है। ये याद रहेगा कि 25-26 में 12% के आसपास है, इसमें 5% के आसपास ये आ रहा है और 7% ये आ रहा है।
ये दिमाग में होना चाहिए हमारे पास, तभी जाके क्लैरिटी आएगी। केंद्र की निवल प्राप्तियां, केंद्र के पास कितने कितने पैसे आते हैं, सेंटर्स नेट टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू और नॉन डेट कैपिटल रिसीव्ड, जो मैंने वहां पर ये बताया फ्लो चार्ट में, सॉरी पाई चार्ट में, कि कहां कहां से पैसा आता है। ये इसी को यहां पर बार डायग्राम से, बार ग्राफ से समझाया है कि भाई सरकार को जो पैसे आते हैं ये 11 इतना आता है, इतना इससे आता है और 0.7 सब ऐसे देखते हो, और सब में बढ़ता जा रहा है। सरकार की निवल प्राप्तियां लगातार इंक्रीमेंट है, एक साल को छोड़कर 20-21 तो एक अपवाद का वर्ष था, लगातार ये बढ़ रही है, ये दिमाग में होना चाहिए। और जो निवल प्राप्तियों में जो टैक्स रिसीट्स है, टैक्स रेवेन्यू है, वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है, और उसके बाद आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू ये है आपका, और 0 जाके घर पे एक बार पढ़ोगे ना, इसको ग्राफ को देखोगे तो बहुत सारी चीजें क्लैरिटी आ जाएंगी कहां कहां से पैसा आता है। इसको कोई भी इंसान, चाहे मैं चाहे कोई भी व्यक्ति, इसको याद नहीं कर सकता है, बल्कि इसको हम लोग दिमाग में, आंखों में, नजरों में बिठा के रख सकते हैं। व्यय की संरचना, उसी का जब व्यय क्या सरकार कहां करती है, जो आप पाई चार्ट में समझा था, ये ईयर वाइज सारा कुछ दिया गया है, सरकार कहां कहां कितने लाख करोड़ रुपए में, वहां पे परसेंटेज में था, यहाँ पे लाख करोड़ रुपए में है कि सरकार किस आमद में, किस मद में कितना कितना पैसा खर्चा करती है। और देखो यहाँ पे कितना खर्चा था, 19.75 था, और यहाँ पे 50.75 है, यानी 16-17 में 10 वर्षों में। आप खुद सोचो, कहते हैं लोग सरकार में कुछ चीजें नहीं बढ़ी हैं, आप सोचो शुरू से 47 से लेकर 16-17 तक यह हर साल बढ़ा ही है, बढ़ के मात्र 20 लाख करोड़ तक आया था खर्चा सरकार का व्यय, और आज सरकार का व्यय 50 लाख करोड़ रुपए हो गया, यानी पिछले 10 वर्षों में 2.5 गुना से ज्यादा हो गया लगभग। यानी कि सरकार निश्चित तौर पे व्यय बढ़ा रही है और कमा भी रही है। तो ये एक उल्लेखनीय बात है कि आप लोग कहते हैं या कोई व्यक्ति कहता है आलोचना सरकार की करो, मैं भी करता हूं, लेकिन जहां सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति की है वहां दिख जाता कितना तेजी से हुआ है। ये 47 से लेकर तब तक का 2016 तक का उतना ही था, हमारा व्यय उतना ही था, 19 पर कभी घटा नहीं है, बढ़ता ही गया है, जैसे यहाँ बढ़ ही रहा है हमेशा। तो निश्चित तौर पे व्यय बढ़ा है, और व्यय बढ़ा है तभी लोगों की आमदनी बढ़ी है, और जीडीपी बढ़ा है, और लोगों की आय भी बढ़ी है। तो ये सब चीज दिमाग में आपको रखना होगा, और इसके चलते आप और बेहतर कर सकते हैं। कुल व्यय राजस्व खाता है, प्रभावी पूंजीगत खाता, दोनों जानते हो। राजस्व खाता पे कितना पैसा है, यहाँ लिखा गया कि इसको माना है ईआरडी, इसको माना है रेवेन्यू, ध्यान है ना। राजस्व खाता क्या होता है, जहां पे आय व्यय का ब्यौरा होता है, और पूंजीगत का जो प्रभावी राजस्व क्या होता है, जब अनुदान को माइनस कर लेते हैं वहां से। तो जब तक वो चीज याद नहीं रहेगी ना आप लोगों को, तब तक वो समझ में नहीं आएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर द जीआई कैपेक्स, ये इतना दिया हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी ऐसा कैपिटल जिससे हमारा संपत्ति निर्माण हुआ, और जैसा जो नहीं हुआ, उन दोनों का डेटा दिया गया। तो संपत्ति वाला जो है वो कम है, और जो गैर संपत्ति वाला ये ज्यादा है। ये ज्यादा होता तो और अच्छा होता। ऑल्दो गवर्नमेंट ने कैपेक्स बढ़ाया है अपना, ये पूंजीगत व्यय बढ़ाया है, लेकिन फिर भी उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो अब ये आपका ये नोट्स लिखा हुआ है, इसमें कुछ है नहीं, वो सरकार ने कैपेक्स को बढ़ाया है, प्रभावी कैपेक्स के रूप में वर्षों से बढ़ी है, जब राजस्व खाते पर व्यय में कम हुआ है, जो कि व्यय की सुधार गुणवत्ता का संकेत देता है। एक टर्म है जो कि आप लोग पढ़ लेंगे। बस लास्ट है अब एक दो। तो ये पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति है, पूंजीगत व्यय हम कहां करें, भी बढ़ रहा है हमारा। तो सब आपको ट्रेंड जानना है, इसमें क्या क्या ग्रांट्स इन एड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये सब चीजें आपको जानना है, दिमाग में रहना कितना बढ़ रहा है। फिगर आपको याद नहीं करना, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। फिर पूंजीगत व्यय यहां भी दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ग्रांट्स इन एड, दोनों तो एक ही है। ये क्या था, ये जीडीपी में दिया हुआ है, ये दिया अमाउंट में, ये रुपये में दिया है, और ये अमाउंट में दिया है, जीडीपी में दिया। कितना जीडीपी का परसेंटेज है, परसेंटेज वाला सुन लो, परसेंटेज वाला थोड़ा सा पता होना चाहिए, परसेंटेज पता होगा तो आपको काम आएगा। इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत हम लोगों को नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। ये राज्य और संघों को कुल अंतरण मतलब ट्रांसफर, केंद्र सरकार राज्यों को, देखो 9.86%, आज हो गया 25.6 लाख करोड़,
इतना पैसा केंद्र जो है राज्यों को दे रही है। ये भी एक उल्लेखनीय है कि आजादी से लेकर तब तक 9 लाख करोड़ दिया गया था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में सिर्फ 20-21 में कम हुआ, 19-20 में कम हुआ है, बाकी लगातार बढ़ता रहा है। यानी राज्यों को केंद्र द्वारा दिए जाने वाले हस्तांतरण वो क्या लगातार उसमें ऊर्ध्वाधर वृद्धि हुई है, उसके आगे बढ़ता गया। तो ये सब चीजें जो है ना आपको दिमाग में रखना है। सिर्फ ये क्या है, संघ और राज्यों के बीच में अंतरण की संरचना, यानी कौन कौन सा दिया गया है, कौन सा 23-24 में, यानी कि हर साल में कैसे कैसे है। फाइनेंस कमीशन ने जो शेड्यूल दिया है, एस्किमुलेटेड और डिवोल्यूशन, इन 3 चीजों के रूप में सरकार ने जो दिया है, उनका एक अचानक से ये बढ़ता ही है। ये जो बताया था ना, वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि केंद्र को राज्य को कितना देना है, जितना राजस्व आएगा, आयकर आएगा, उसका एक परसेंटेज जो है केंद्र को राज्य को देना होता है। तो वित्त आयोग अनुशंसा करता है, ये स्कीम रिलेटेड है। और डिवोल्यूशन जो बाकी जो सरकार के हिस्से वगैरह होते हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को उसमें देती है। नहीं, वो तो केंद्र को देना ही है ना, चाहे वो आपका जीएसटी में जो आईजीएसटी है, चाहे सरकार ग्रांट्स वगैरह कहाँ है इसमें, ग्रांट्स कहीं है इसमें, ये तो इसमें सब इसमें आएगा ना। नहीं, ये फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स तो वो है जो फाइनेंस कमीशन, इसमें क्या आएगा, उसमें वो आएगा आयकर वगैरह वाला। फाइनेंस कमीशन वाला तो जो ग्रांट्स कहती है फाइनेंस कमीशन कि इतना विश्वविद्यालय के लिए, इतना इसके लिए ग्रांट्स दो राज्यों को, वो आ जाएगा इसमें आएगा। वहां पे आएगा जो इनकम टैक्स वाला, जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में, डिविजिबल करों में से कितना कर राज्यों को देना है। तो ये चार्ट जो है, ये 2-3 साल का पता अगर रहेगा आप लोगों को तो निश्चित होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने खत्म कर लिया किसको, बजट के पार्ट को। अब हम लोग बात करेंगे मंडे से, कल छुट्टी है ना आप लोगों की, मंडे से बात करेंगे हम लोग इकोनॉमिक सर्वे के। उसमें 13 चैप्टर हैं और उसमें कुछ बेसिक्स बातें जो कि हमारा वो भी 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा। किसी प्रकार की चिंता आप लोग मत करिएगा।